सोचिए, आप अपने कमरे में बैठे हैं, किताबें चारों तरफ बिखरी हैं, दिमाग में ढेर सारे सवाल घूम रहे हैं। सच क्या है? हम जो देखते हैं क्या वही वास्तविकता है? और जो जानते हैं क्या वो हमेशा सही होता है? इन्हीं सवालों से जूझते हुए 20वीं सदी के सबसे बड़े दार्शनिकों में से एक बर्ट्रैंड रसेल अपनी किताब द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी लिखते हैं। यह किताब सिर्फ दार्शनिकों के लिए नहीं थी। रसेल ने कोशिश की थी कि आम इंसान भी समझ सके कि फिलॉसफी आखिर किस समस्या को हल करने की कोशिश करती है। और आज इस ऑडियो बुक में हम उसी यात्रा पर निकलते हैं, एक ऐसी यात्रा जो हमारे सोचने का तरीका बदल सकती है। फिलॉसफी की जरूरत क्यों? रसेल कहते हैं, फिलॉसफी बिगिंस व्हेन वी स्टार्ट डाउटिंग द ऑब्वियस, यानी जब हम उन चीजों पर सवाल उठाते हैं जो हमें बिल्कुल साफ और सामान्य लगती हैं। उदाहरण के लिए, आप सामने रखी हुई कुर्सी को देखते हैं। आपको यकीन है कि यह कुर्सी असली है, लेकिन क्या वाकई क्या यह वैसी ही कुर्सी है जैसी आप देखते हो, या आपके दिमाग ने उसकी कोई और तस्वीर बना ली है? सोचिए, जब सूरज ढल रहा होता है तो हमें लगता है कि सूरज धरती के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन असलियत क्या है? हम जानते हैं कि धरती घूमती है। तो जो हमें दिखाई देता है और जो सच्चाई है, इन दोनों में फर्क हो सकता है। यही है फिलॉसफी की पहली समस्या, रियलिटी और अपीयरेंस का फर्क। साइंस वर्सेस फिलॉसफी। अब आप सोच सकते हो कि यह काम तो साइंस करती है, रियलिटी की खोज, तो फिर फिलॉसफी की जरूरत क्यों? रसेल यहां एक खूबसूरत डिस्टिंक्शन बताते हैं। साइंस डेफिनेट आंसर्स ढूंढती है, जैसे धरती गोल है या छपटी, लेकिन फिलॉसफी वहां काम करती है जहां साइंस अभी तक कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाई। फिलॉसफी उन सवालों से जूझती है जिनके जवाब हमारे पूरे जीवन, हमारे सोचने समझने के ढंग और यहां तक कि हमारे जीने के मकसद को भी बदल सकते हैं। फिलॉसफी की प्रॉब्लम्स। रसेल की इस किताब का मकसद फिलॉसफी की सारी समस्याओं को हल करना नहीं है, बल्कि वो हमें दिखाना चाहते हैं कि फिलोसॉफिकल थिंकिंग कैसे काम करती है। कुछ सवाल जो रसेल उठाते हैं वो हैं, हम जो जानते हैं क्या उसे सच में नॉलेज कहा जा सकता है? क्या नॉलेज सर्टेनिटी देता है या सिर्फ प्रोबेबिलिटी? ट्रूथ क्या है? और कैसे तय करें कि कोई बिलीफ सच है या झूठा? रियलिटी क्या है? क्या वो मटेरियल वर्ल्ड है या कुछ और गहरा? नॉलेज और डाउट। रसेल शुरुआत करते हैं डाउट से। वो कहते हैं कि हमें हर उस चीज पर सवाल उठाना चाहिए जो हमें ऑब्वियस लगती है, लेकिन उनका ये संदेह डिस्ट्रक्टिव डाउट नहीं है, बल्कि कंस्ट्रक्टिव डाउट है। उदाहरण के लिए, अगर आप कभी सपने में होते हैं तो आपको लगता है कि सब असली है। आप जागते हैं तो पता चलता है कि वो सपना था। तो सवाल ये है, क्या अभी भी हम सपना तो नहीं देख रहे? ये सवाल आपको थोड़ा अस्थिर कर सकता है, लेकिन फिलॉसफी का यही काम है, कंफर्ट जोन तोड़ना और हमें गहरी सच्चाई की तरफ धकेलना। फिलॉसफी और ह्यूमन स्पिरिट। रसेल मानते थे कि फिलॉसफी हमें सिर्फ इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को बड़ा बनाती है। उनके शब्दों में, फिलॉसफी इज टू बी स्टडीड नॉट फॉर द सेक ऑफ एनी डेफिनेट आंसर्स बट फॉर द सेक ऑफ द क्वेश्चंस देमसेल्व्स। यानी हमें फिलॉसफी इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि ये हमें क्वेश्चंस पूछना सिखाती है, ऐसे क्वेश्चंस जो हमारी सोच को व्यापक बनाते हैं और हमें छोटे छोटे पर्सनल कंसर्न से बाहर निकालकर एक बड़ी दुनिया की तरफ ले जाते हैं। फिलॉसफी का वैल्यू। बहुत लोग पूछते हैं, फिलॉसफी प्रैक्टिकली काम क्या आती है? रसेल का जवाब है, फिलॉसफी आपको शायद पैसा कमाना न सिखाए, लेकिन ये आपको माइंड की फ्रीडम देती है। ये आपके सोचने की सीमाओं को तोड़ देती है और आपको सिखाती है कि दुनिया को एक नए नजरिए से कैसे देखें। जैसे अगर कोई कहे कि यही सच है, बस मान लो, तो फिलॉसफी आपको एम्पावर करती है ये पूछने के लिए, क्यों? सच में? उसके पीछे क्या लॉजिक है? कंक्लूजन, द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी। तो द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी की इंट्रोडक्शन हमें यही बताती है कि ये किताब कोई अंतिम जवाब देने वाली किताब नहीं है, बल्कि ये एक इन्विटेशन है, एक यात्रा पर निकलने का निमंत्रण। ये यात्रा हमें रियलिटी और अपीयरेंस, नॉलेज और बिलीफ, सर्टेनिटी और डाउट के बीच फर्क समझने की ओर ले जाएगी। और जैसा कि बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं, philosophy removes the arrogant dogmatism of those who have never traveled into the region of liberating doubt। यानी फिलॉसफी हमें उस घमंड से बचाती है जो बिना सवाल पूछे ये मान लेता है कि सब कुछ पता है। सोचिए, आप एक मेज के सामने बैठे हैं, लकड़ी की बनी हुई, मजबूत और पुरानी।
उस पर शायद कुछ किताबें रखी हैं, एक कॉफी मग रखा है। आप उंगलियों से उसे छूते हैं, उसकी सतह को महसूस करते हैं। अब रुकिए, जरा ध्यान से सोचिए, क्या जो मेज आप देख रहे हैं वही असली मेज है? यही सवाल बर्ट्रैंड रसल उठाते हैं और यहीं से शुरू होती है अपीयरेंस और रियलिटी की जांच। रंग और रोशनी का खेल मान लीजिए आप उस मेज को देख रहे हैं। दिन का समय है, धूप खिड़की से आ रही है, आपको मेज भूरी दिखती है। लेकिन अगर उसी मेज को आप शाम को कमरे की पीली रोशनी में देखें तो उसका रंग बदलकर थोड़ा सुनहरा लगने लगता है। और अगर चांदनी रात में देखें तो शायद वो लगभग सफेद या धूसर लगे। तो सवाल ये है, मेज का सच्चा रंग कौन सा है? भूरा, सुनहरा, धूसर? सच ये है कि जो रंग आप देख रहे हैं वो असलियत में मेज का अपना रंग नहीं है, बल्कि रोशनी और आपकी आंखों का अनुभव है। शेप की समस्या, अब शेप को लीजिए। अगर आप मेज को ऊपर से देखेंगे तो वो आपको आयताकार, रेक्टेंगुलर लगेगी। लेकिन अगर आप उसे किसी कोने से तिरछा देखेंगे तो शेप बदल जाएगी। अब वो आपको ट्रेपीजियम जैसी दिखेगी। तो असली शेप क्या है? जो शेप आप ऊपर से देखते हैं या जो कोने से देखते हैं? रियलिटी और अपीयरेंस में फिर से अंतर सामने आता है। टच और सॉलिडनेस, आप अपनी हथेलियों से मेज को छूते हैं, आपको वो सॉलिड और स्मूथ लगती है। लेकिन साइंस बताती है कि अगर हम एटॉमिक लेवल पर जाएं तो मेज ज्यादातर खाली जगह, एम्प्टी स्पेस है, जिसमें छोटे छोटे कण वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो क्या सचमुच मेज सॉलिड है या फिर उसका सॉलिड होना सिर्फ हमारी परसेप्शन की ट्रिक है? रसल का सेंट्रल पॉइंट रसेल यही कहते हैं, जो भी हम अपनी इंद्रियों, सेंसेस से देखते, सुनते, महसूस करते हैं वो अपीयरेंस है। लेकिन असली रियलिटी इन अपीयरेंसेस से परे है। मगर प्रॉब्लम यह है कि रियलिटी तक पहुंचने का हमारा रास्ता भी इन्हीं सेंसेस से होकर जाता है। तो हम कैसे यकीन करें कि जो हम देख रहे हैं वो रियलिटी है या सिर्फ उसका शैडो? एग्जाम्पल, मिराजेस और इल्यूजन्स। कभी आपने गर्मी में सड़क पर पानी जैसा चमकता हुआ इल्यूजन देखा है? आपको लगता है कि दूर सड़क पर पानी है, लेकिन जब आप पास जाते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता। इसी तरह आसमान में सूर्यास्त के समय सूरज बड़ा और लाल दिखता है, जबकि वास्तव में वो वैसा नहीं है। ये एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं कि हमारी सेंसेस अक्सर धोखा देती हैं। सेंस डेटा और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, यहां रसेल एक नया कंसेप्ट लाते हैं, सेंस डेटा। सेंस डेटा का मतलब है वो इमीडिएट एक्सपीरियंस जो हमारी सेंसेस हमें देती है। जैसे आपके सामने लाल रंग का अनुभव, गर्माहट का एहसास, कठोर सतह की टच, ये सब सेंस डेटा हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सेंस डेटा वही है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है? मतलब जब आप मेज को भूरी और सॉलिड महसूस करते हैं तो क्या असली फिजिकल टेबल भी वैसी ही है? रसेल कहते हैं शायद नहीं। फिजिकल ऑब्जेक्ट और सेंस डेटा के बीच फर्क है। स्केप्टिसिज्म, क्या हम सच को जान सकते हैं? यहां से एक और गहरा सवाल उठता है, अगर हमारी सेंसेस अनरिलायबल हैं तो क्या हम कभी रियलिटी को सच में जान सकते हैं? क्या मेज का असली रंग कभी पता चल सकता है? क्या शेप, टेक्सचर या साउंड जैसी चीजें सिर्फ हमारी इंटरप्रिटेशन नहीं है? ये सवाल फिलॉसफी के कोर में जाते हैं, द रोल ऑफ फिलॉसफी। अब यहां कोई कह सकता है, अगर सेंसेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो फिर हम कुछ भी क्यों माने? यही है स्केप्टिसिज्म, सब कुछ शक के घेरे में डाल देना। लेकिन रसेल यहां संतुलन बनाते हैं। वो कहते हैं कि हमें पूरी तरह डाउट में डूबकर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यह मानना चाहिए कि अपीयरेंस और रियलिटी अलग हैं। लेकिन अपीयरेंसेस से हम धीरे धीरे रियलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, सूरज और विज्ञान। सोचिए, अगर हम सिर्फ अपीयरेंसेस पर भरोसा करते तो आज भी मानते कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है। लेकिन साइंस ने अपीयरेंसेस को क्वेश्चन किया, एक्सपेरिमेंट्स किए और पाया कि असल में धरती घूमती है, सूरज नहीं। तो अपीयरेंस ने हमें धोखा दिया, लेकिन रीजनिंग और क्वेश्चनिंग ने रियलिटी तक पहुंचाया। यही काम फिलॉसफी भी करती है। बिगर पिक्चर रसेल हमें यह सिखाते हैं कि दुनिया को उसी रूप में स्वीकार मत करो जैसे वो तुम्हें दिखाई देती है, बल्कि पूछो, क्या ये सचमुच वैसा ही है या सिर्फ मेरी परसेप्शन का खेल है? यह अप्रोच सिर्फ फिलॉसफी में नहीं बल्कि जीवन में भी इनवैल्यूएबल है। जब कोई आपको कुछ कहे यही सच है तो आप बिना सवाल किए मत मानो। हो सकता है वो सिर्फ अपीयरेंस हो जबकि रियलिटी कुछ और हो।
क्लोजिंग रिफ्लेक्शन तो अपीयरेंस एंड रियलिटी का मैसेज ये है, हमारी दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है वो अक्सर सरफेस लेवल ट्रूथ होता है। रियलिटी गहरी है, लेयर्ड है, और उसे समझने के लिए हमें लगातार सवाल पूछने होंगे। बर्ट्रांड रसल हमें यहाँ डाउट और क्यूरियोसिटी की ताकत दिखाते हैं, क्योंकि जब तक हम अपीयरेंसेस को चैलेंज नहीं करेंगे हम रियलिटी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस चैप्टर को सुनने के बाद शायद आप अगली बार जब किसी चीज को देखेंगे, मेज, सूरज या यहां तक कि अपने बिलीफ, तो सोचेंगे क्या ये वाकई असली है या सिर्फ अपीयरेंस। रात का समय है, आप अपने कमरे में बैठे हैं, आपके सामने वही पुरानी लकड़ी की मेज रखी है। आप उसे देखते हैं, छूते हैं, उसकी सतह महसूस करते हैं, लेकिन अचानक एक सवाल मन में आता है, क्या सचमुच ये मेज यहाँ है या ये सिर्फ मेरी आंखों और दिमाग की बनाई हुई एक तस्वीर है। यही सवाल बर्ट्रांड रसल हमें पूछने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि अगर हम अपीयरेंस और रियलिटी में फर्क मानते हैं तो अब अगला बड़ा सवाल है, क्या रियलिटी सचमुच मैटर के रूप में मौजूद है। आइडियलिज्म का तर्क। इस सवाल पर सबसे पहले हमें आइडियलिज्म नाम की फिलॉसफी से टकराना पड़ता है। आइडियलिस्ट थिंकर्स जैसे जॉर्ज बर्कली कहते थे, फिजिकल वर्ल्ड असल में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखती। जो कुछ भी आप देखते हैं वो सिर्फ आपके माइंड के आइडियाज हैं। मतलब मेज, पेड़, नदी, ये सब बाहर असली में एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ आपके मन के अनुभव हैं। बर्कली का मशहूर वाक्य था, टू बी इज टू बी परसीव्ड, यानी किसी चीज का होना इस बात पर निर्भर करता है कि कोई उसे परसीव कर रहा है या नहीं। रसल का काउंटर क्वेश्चन अब सोचिए, अगर बर्कली सही हैं तो फिर क्या ये पॉसिबल है कि जब कमरे में कोई न हो तो मेज गायब हो जाए। क्या मैटर सिर्फ हमारी परसेप्शन तक सीमित है। रसल कहते हैं, ये तर्क आकर्षक तो है लेकिन खतरनाक भी है। अगर इसे मान लिया जाए तो फिर दुनिया का कोई ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस नहीं बचता, सब कुछ सब्जेक्टिव हो जाता है। सेंस डेटा वर्सेस फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। रसल यहां फिर से सेंस डेटा का विचार लाते हैं। सेंस डेटा जो हमें सीधे अनुभव होता है, जैसे रंग, शेप, साउंड, स्मेल। फिजिकल ऑब्जेक्ट वो असली चीज जो सेंस डेटा का कारण बनती है। उदाहरण, जब आप सेब देखते हैं तो लाल रंग, गोल शेप, खुशबू, ये सब सेंस डेटा हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सेंस डेटा के पीछे सचमुच कोई फिजिकल सेब मौजूद है। रसल कहते हैं कि हमें मानना पड़ेगा कि सेंस डेटा किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से आते हैं और वो एक्सटर्नल कॉज ही मैटर है। इल्यूजन्स और ड्रीम्स का सवाल अब एक स्केप्टिक पूछ सकता है, लेकिन इल्यूजन्स और ड्रीम्स का क्या। सपने में भी हमें सेंस डेटा मिलते हैं, हेलुसिनेशन में भी हम कुछ देखते या सुनते हैं जो असली में नहीं है। तो क्या ये साबित नहीं करता कि मैटर शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। रसल का जवाब है, हाँ, ये सही है कि सेंस डेटा हमेशा रियलिटी का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होते, लेकिन अगर कभी कभी इल्यूजन होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा इल्यूजन ही है। जैसे एक नकली नोट मिलने का मतलब ये नहीं कि असली नोट एग्जिस्ट ही नहीं करते। कॉमन सेंस आर्ग्यूमेंट। रसल एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण अपनाते हैं। वो कहते हैं, मान लीजिए आप किसी चीज पर डाउट कर रहे हैं कि मैटर है या नहीं, लेकिन जैसे ही आप उठकर खाना खाते हो, पानी पीते हो या दरवाजा खोलते हो, आप मैटर की एग्जिस्टेंस को प्रैक्टिकली मानकर ही काम कर रहे होते हो। तो अगर पूरी तरह मैटर को नकार दिया जाए तो जीवन जीना ही असंभव हो जाएगा। साइंटिफिक व्यू साइंस भी हमें यही बताती है कि मैटर इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट करता है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फोर्सेस, ये सब हमारे परसेप्शन से अलग होकर मौजूद हैं। भले ही हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते, लेकिन उनके इफेक्ट्स हम सेंस डेटा के रूप में अनुभव करते हैं। तो मैटर का एग्जिस्टेंस सेंस डेटा का सबसे तर्कसंगत एक्सप्लेनेशन है। रसल का बैलेंस। रसल यहां दो एक्सट्रीम पोजीशन से बचते हैं। प्योर आइडियलिज्म, कुछ भी बाहर असली में एग्जिस्ट नहीं करता। नाइव रियलिज्म, जो दिखाई देता है वही अल्टीमेट रियलिटी है। वो कहते हैं कि हमें एक मिडिल पाथ अपनाना चाहिए। सेंस डेटा हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन उनके पीछे कोई एक्सटर्नल रियलिटी जरूर है जिसे हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल, द टेबल रिविजिटेड। याद कीजिए, हमने पहले चैप्टर में टेबल को देखा था। उसका रंग बदलता है, शेप बदलता है, सरफेस अलग अलग रोशनी में अलग लगती है। रसल कहते हैं, हाँ, जो भी आप देखते हो वो सिर्फ अपीयरेंस है, लेकिन अपीयरेंसेस का होना खुद ये बताता है कि उनके पीछे कोई कॉज है, और वो कॉज ही है फिजिकल टेबल। तो टेबल का अपीयरेंस सब्जेक्टिव है,
लेकिन टेबल का एग्जिस्टेंस ऑब्जेक्टिव है। प्रैक्टिकल विजडम। रसल का तर्क यहां बेहद प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं अगर हम मान लें कि मैटर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर दुनिया एक ड्रीम या इल्यूजन बन जाती है, लेकिन ऐसा मानने से हमें कोई फायदा नहीं मिलता। इसके विपरीत अगर हम मान लें कि मैटर एग्जिस्ट करता है तो ये हमारी एक्सपीरियंसेस को लॉजिकली एक्सप्लेन करता है और साइंस को भी आधार देता है। फिलॉसफी की खूबसूरती यहां रसल एक गहरी बात कहते हैं। फिलॉसफी का मकसद हमेशा सर्टेनिटी पाना नहीं होता, बल्कि उसका मकसद है डाउट को एक्सप्लोर करना और सबसे रैशनल एक्सप्लेनेशन ढूंढना। और जब हम मैटर की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि हमारी परसेप्शंस भले ही सब्जेक्टिव हों, लेकिन उनके पीछे एक ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जरूर मौजूद है। कंक्लूजन, द रियलिटी ऑफ मैटर तो द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर हमें यही सिखाता है। जो कुछ हम देखते, सुनते, महसूस करते हैं वो सेंस डेटा है। सेंस डेटा बदल सकते हैं, अनरिलायबल हो सकते हैं, लेकिन उनका होना इस बात का संकेत है कि उनके पीछे कोई एक्सटर्नल कॉज मौजूद है, और वो एक्सटर्नल कॉज ही है मैटर। रसल एक तरह से हमारे कॉमन सेंस और साइंटिफिक रीजनिंग दोनों को वैलिडेट करते हैं। वो हमें यह भरोसा देते हैं कि हाँ, इस दुनिया में मैटर सचमुच एग्जिस्ट करता है। तो अगली बार जब आप किसी साधारण चीज जैसे एक कप चाय या अपनी स्टडी टेबल्स को देखें तो याद रखिए, जो आप देखते हैं वो शायद पूरी रियलिटी नहीं है, लेकिन उसका होना यह साबित करता है कि मैटर वाकई इस दुनिया में मौजूद है। सोचिए, आप एक किताब उठाते हैं, उसका कवर कठोर है, पन्ने पतले हैं और उसमें से स्याही की हल्की सी गंध आती है। आपके लिए वो किताब एक ठोस चीज है। आप उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन अब जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई साइंटिस्ट उस किताब को माइक्रोस्कोप से देखे तो वो कहेगा ये किताब एटम्स से बनी है और हर एटम ज्यादातर खाली जगह है। तो सवाल है, क्या मैटर वो है जो हम अपनी सेंसेस से डायरेक्टली परसीव करते हैं, या मैटर की असली नेचर कुछ और ही है जो हमारी आंखों से छिपी हुई है? नाइव रियलिज्म बनाम साइंटिफिक रियलिज्म। रसल यहां दो दृष्टिकोण समझाते हैं। नाइव रियलिज्म, ये मान लेना कि जो चीज हमें दिख रही है वही मैटर की असली नेचर है। जैसे किताब सचमुच सफेद और नीली है, उसकी सतह सचमुच स्मूथ है। साइंटिफिक रियलिज्म, साइंस कहती है कि मैटर एटॉमिक पार्टिकल्स से बना है। रंग, स्मूथनेस, हार्डनेस, ये सब हमारी सेंसेस के इंटरप्रिटेशंस हैं, मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज नहीं। रसल कहते हैं कि अगर हम नाइव रियलिज्म मान लें तो हम इल्यूजन्स में फंस जाएंगे, क्योंकि अपीयरेंसेस बार बार बदलते रहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज, यहां वो एक क्लासिकल डिस्टिंक्शन लाते हैं, प्राइमरी क्वालिटीज और सेकेंडरी क्वालिटीज। प्राइमरी क्वालिटीज वो गुण जिन्हें हम मैटर का हिस्सा मान सकते हैं, जैसे शेप, साइज, मोशन। सेकेंडरी क्वालिटीज वो गुण जो मैटर में नहीं बल्कि हमारे परसेप्शन में होते हैं, जैसे रंग, स्वाद, खुशबू। उदाहरण के लिए चीनी का स्वीट टेस्ट सेकेंडरी क्वालिटी है, क्योंकि स्वीटनेस हमारी टंग और ब्रेन में पैदा होती है, लेकिन उस शुगर क्यूब का साइज और शेप प्राइमरी क्वालिटी माना जा सकता है। रसल यहां सावधान करते हैं, यह डिस्टिंक्शन भी उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न साइंस हमें बताती है कि मैटर एटम्स से बना है। एटम्स छोटे छोटे कण हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन यहां एक पैराडॉक्स है, एटम्स खुद हमारे सेंस डेटा में सीधे दिखाई नहीं देते। हम उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स और रीजनिंग से इन्फर करते हैं, यानी साइंस हमें एक ऐसी रियलिटी की ओर ले जाती है जो हमारी सेंसेस से पूरी तरह अलग है। रसल कहते हैं, मैटर इज नॉट व्हाट इट अपीयर्स टू बी। एग्जाम्पल, टेबल रिविजिटेड। याद कीजिए, हमने पहले टेबल पर चर्चा की थी। वो टेबल हमें सॉलिड और हार्ड लगती है, लेकिन साइंस कहती है कि टेबल ज्यादातर एम्प्टी स्पेस है जिसमें एटम्स वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो सवाल है, क्या टेबल सचमुच हार्ड है या हार्डनेस सिर्फ हमारी टैक्टाइल सेंस का इंप्रेशन है? रसल का जवाब है, टेबल हार्ड नहीं है, हार्डनेस हमारा एक्सपीरियंस है। रियलिटी में टेबल सिर्फ मूविंग पार्टिकल्स और एम्प्टी स्पेस का कॉम्बिनेशन है। अपीयरेंस और रियलिटी का नया लेवल, इसलिए द नेचर ऑफ मैटर हमें अपीयरेंस बनाम रियलिटी की डिस्कशन एक नए स्तर पर ले जाता है। अब फर्क सिर्फ टेबल का रंग बदलता है तक सीमित नहीं है। अब फर्क यह है कि जो चीज हमें सॉलिड और टेंजिबल लगती है वो असल में टाइनी पार्टिकल्स की डांस है।
फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशन, अगर मैटर की नेचर इतनी अलग है तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हम कभी मैटर की असली नेचर को जान भी सकते हैं? रसल का कहना है, हम मैटर के बारे में पूरी सर्टेनिटी शायद न पा सकें, लेकिन साइंस और फिलॉसफी दोनों मिलकर हमें एक कंसिस्टेंट पिक्चर देते हैं। वो पिक्चर ये है कि मैटर हमारी सेंस डेटा का कारण है। सेंस डेटा हमें उसका इम्परफेक्ट अपीयरेंस दिखाते हैं। मैटर की असली स्ट्रक्चर हमारी डायरेक्ट परसेप्शन से परे है, लेकिन रीजनिंग और एक्सपेरिमेंट से हम उसे समझ सकते हैं। आइडियलिज्म पर फिर से चोट, यहां रसल फिर से बर्कली जैसे आइडियलिस्ट्स को जवाब देते हैं। आइडियलिज्म कहता है कि मैटर इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट नहीं करता, सब माइंड में आइडियाज हैं। रसल कहते हैं, अगर ये सच होता तो साइंस कभी प्रोग्रेस ही नहीं करती, लेकिन साइंस ने रिपीटेडली दिखाया है कि मैटर के पास अपनी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे परसेप्शन से इंडिपेंडेंट हैं। द ह्यूमिलिटी ऑफ फिलॉसफी। लेकिन यहां रसल एक विनम्र रिमाइंडर भी देते हैं। वो कहते हैं, मैटर की असली नेचर शायद हमेशा हमारी पूरी पकड़ में ना आए। हम जो मॉडल बनाते हैं वो अप्रॉक्सीमेशंस हैं, यानी साइंस हमें रियलिटी की तरफ गाइड करती है, लेकिन ये मानना कि हमने फाइनल ट्रूथ पा ली है घमंड होगा। फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि नॉलेज हमेशा इवॉल्विंग है। लाइफ लेसन। अब जरा सोचिए, अगर आपकी स्टडी टेबल भी ज्यादातर खाली स्पेस है तो ये रियलाइजेशन हमें क्या सिखाती है? ये हमें ह्यूमिलिटी देती है। हम महसूस करते हैं कि हमारी परसेप्शंस, हमारी सर्टेनिटी कितनी फ्रैजाइल है, और यही फिलॉसफी का ब्यूटी है। ये हमें जीवन को सुपरफिशियल लेवल से उठाकर गहरे स्तर पर देखने की आदत डालती है। कंक्लूजन, व्हाट इज मैटर? तो द नेचर ऑफ मैटर का कोर मैसेज ये है, मैटर एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी असली नेचर वैसी नहीं है जैसी वो हमें दिखाई देता है। रंग, स्वाद, गंध, हार्डनेस, ये सब हमारी सेंसेस का कंट्रीब्यूशन है। रियलिटी में मैटर पार्टिकल्स, फोर्सेस और स्ट्रक्चर्स का कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है। रसल कहते हैं, मैटर की असली नेचर शायद हमारी समझ से परे हो, लेकिन क्यूरियोसिटी और क्वेश्चनिंग हमें उसके करीब ले जाती है। तो अगली बार जब आप किसी साधारण चीज जैसे पानी का गिलास या अपनी स्टडी टेबल को देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ अपीयरेंस है। मैटर की असली स्टोरी इससे कहीं गहरी और अद्भुत है। आप अपने कमरे में बैठे हैं, सामने मेज है, उस पर एक किताब रखी है। आप किताब खोलते हैं, उसमें शब्द लिखे हैं, काले अक्षर, सफेद पन्ने। अब सोचिए, अगर अचानक कोई कहे, असल में ये किताब एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे माइंड का आइडिया है। आप शायद हंस पड़ें और कहें, नहीं, ये तो मेरे सामने है, मैं इसे छू रहा हूं। लेकिन आइडियलिज्म नाम का फिलॉसफी यही दावा करता है। आइडियलिज्म क्या कहता है? आइडियलिज्म की सेंट्रल क्लेम है, हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो माइंड के अंदर के आइडियाज हैं। बाहर कोई इंडिपेंडेंट मटेरियल वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इस फिलॉसफी के सबसे मशहूर प्रवक्ता थे जॉर्ज बर्कली, 1695 सेप्टेम्बर 1753। उनका वाक्य था, esse est percipi, to be is to be perceived, यानी किसी चीज का होना इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई उसे परसीव कर रहा है या नहीं। एग्जाम्पल, द ट्री इन द फॉरेस्ट। सोचिए, एक पेड़ जंगल में खड़ा है, कोई वहां मौजूद नहीं, न आदमी न जानवर। सवाल है, क्या वो पेड़ सचमुच एग्जिस्ट करता है? बर्कली का जवाब होगा, नहीं, क्योंकि अगर कोई उसे परसीव नहीं कर रहा तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो केवल तभी एग्जिस्ट करता है जब कोई माइंड उसे देख रहा हो, सुन रहा हो, महसूस कर रहा हो। रसल का चैलेंज। रसल यहां ठहरकर सोचने को कहते हैं, अगर आइडियलिज्म सही हो तो फिर दुनिया का कोई ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, सब कुछ हमारे माइंड तक सीमित हो जाएगा। लेकिन रसल को इसमें प्रॉब्लम दिखती है। वो कहते हैं, अगर कोई चीज सिर्फ तब एग्जिस्ट करती है जब उसे परसीव किया जाए, तो फिर क्या कमरे से बाहर जाते ही आपकी स्टडी टेबल गायब हो जाती है? क्या दूर गैलेक्सीज एग्जिस्ट नहीं करती जब तक टेलीस्कोप से उन्हें देखा ना जाए? ये बातें अब्सर्ड लगती हैं। इल्यूजन्स और ड्रीम्स आइडियलिस्ट्स अक्सर ये तर्क देते हैं कि हम इल्यूजन्स और ड्रीम्स भी परसीव करते हैं। जैसे सपने में आपको एक पूरा शहर दिख सकता है, लेकिन वो शहर असली में एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या हमारी जागृत अवस्था के परसेप्शंस भी उसी तरह माइंड मेड इल्यूजन्स नहीं हो सकते? रसल इस तर्क को मानते हैं कि हाँ, इल्यूजन्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं, इल्यूजन पॉसिबल है, इसका मतलब ये नहीं कि हर परसेप्शन इल्यूजन है।
जैसे एक नकली नोट का होना यह साबित नहीं करता कि असली करेंसी है ही नहीं। गॉड एज द परसीवर, बर्कले का सॉल्यूशन। बर्कले एक और तर्क देते हैं। वो कहते हैं अगर दुनिया तब एग्जिस्ट करती है जब कोई उसे परसीव करता है, तो जब इंसान परसीव नहीं कर रहा तब भी दुनिया एग्जिस्ट करती है, क्योंकि गॉड हमेशा सब कुछ परसीव करता है। यानी पेड़ जंगल में तब भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि गॉड उसे हमेशा देख रहा है। रसल इस एक्सप्लेनेशन को बहुत कन्वीनियंट मानते हैं। वो कहते हैं ये तर्क लॉजिकल से ज्यादा थियोलॉजिकल है, क्योंकि इसमें हम गॉड को सिर्फ एक पैच के रूप में ला रहे हैं ताकि आइडियलिज्म कोलैप्स ना हो। रसल का काउंटर, सेंस डेटा और एक्सटर्नल वर्ल्ड। रसल का अपना अप्रोच कुछ ऐसा है। हाँ, हम जो परसीव करते हैं वो सेंस डेटा है, लेकिन सेंस डेटा के पीछे कोई एक्सटर्नल कॉज है जिसे हम मैटर कहते हैं। यानी परसेप्शन सिर्फ माइंड में नहीं होता, परसेप्शन का कारण बाहर भी मौजूद है। उदाहरण, जब आप आग देखते हैं और उसका ताप महसूस करते हैं तो वो केवल आपके माइंड की कल्पना नहीं है, उसके पीछे सचमुच मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट और हीट का एक्सटर्नल कॉज है। आइडियलिज्म क्यों अट्रैक्टिव है? अब सवाल उठता है, अगर आइडियलिज्म इतना प्रॉब्लमैटिक है तो फिर कई फिलोसोफर्स उसे क्यों मानते आए? रसल कहते हैं क्योंकि आइडियलिज्म हमारी सब्जेक्टिव सर्टेनिटी को अपीलिंग बनाता है। हमें ये इल्यूजन मिलता है कि दुनिया वही है जो मेरे माइंड में है। इससे हमें कंफर्ट मिलता है, कंट्रोल का एहसास मिलता है। लेकिन फिलॉसफी का काम कंफर्ट देना नहीं है। फिलॉसफी का काम है ट्रूथ तक पहुंचना, भले ही वो अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। कॉमन सेंस वर्स फिलॉसफी। रसल यहां कॉमन सेंस की तरफ वापस लौटते हैं। वो कहते हैं जब मैं कहता हूं कि बाहर एक पेड़ है तो इसका मतलब है कि उस पेड़ का एग्जिस्टेंस मेरे देखने पर डिपेंड नहीं करता। अगर मैं आंखें बंद कर लूं तो भी वो पेड़ एग्जिस्ट करता रहेगा। ये कॉमन सेंस व्यू है और रसल इसे फिलोसॉफिकल रीजनिंग के साथ डिफेंड करते हैं। फिलॉसफी का बैलेंस। रसल मानते हैं कि आइडियलिज्म ने हमें एक वैल्यूएबल लेसन दिया है। हमारी परसेप्शंस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि सही अप्रोच ये है परसेप्शंस इम्परफेक्ट हैं, लेकिन उनकी इम्परफेक्शन के बावजूद वो एक्सटर्नल रियलिटी के बारे में क्लू देते हैं। क्लोजिंग रिफ्लेक्शन। तो आइडियलिज्म चैप्टर में रसल हमें ये सिखाते हैं। आइडियलिज्म कहता है कि दुनिया सिर्फ माइंड में आइडियाज है, लेकिन रसल आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा मानना अब्सर्ड है और हमारे प्रैक्टिकल जीवन के खिलाफ है। एक्सटर्नल मैटर एग्जिस्ट करता है, भले ही हमारा परसेप्शन इम्परफेक्ट हो। तो अगली बार जब आप अकेले कमरे में बैठे हों और सोचे कि क्या ये टेबल सच में है या सिर्फ मेरे माइंड का आइडिया, याद रखिए कि रसल कहते हैं हाँ, टेबल सचमुच एग्जिस्ट करती है, चाहे आप उसे देख रहे हों या नहीं। कल्पना कीजिए कि आप रात में आकाश देख रहे हैं। एक चमकता तारा आपकी नजर पकड़ता है। आप कहते हैं वाह, ये तारा कितना सुंदर है। अब सोचिए, क्या आप उस तारे को सचमुच जानते हैं? क्या आप उस तारे की केमिकल कॉम्पोजिशन, उसकी दूरी, उसका मास जानते हैं? शायद नहीं। आप सिर्फ उसकी रोशनी देखते हैं। यही रसल का सवाल है, हमारा ज्ञान डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट? और क्या किसी चीज को जानना सिर्फ उसे देख लेना होता है या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन समझना भी नॉलेज है? रसल का डिवीजन। रसल कहते हैं कि हमारा नॉलेज दो कैटेगरीज में बटा है। नॉलेज बाय एक्वेंटेंस, सीधा परिचय, जब हम किसी चीज को डायरेक्टली जानते हैं, इसमें कोई मीडिएटर नहीं है। एग्जाम्पल, अपनी सेंसेशंस, दर्द, रंग, आवाज का नॉलेज। नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन, विवरण के जरिए ज्ञान, जब हम किसी चीज के बारे में जानते हैं इनडायरेक्टली, किसी डिस्क्रिप्शन के आधार पर। एग्जाम्पल, हम माउंट एवरेस्ट को शायद कभी डायरेक्ट नहीं देखते, लेकिन हम डिस्क्रिप्शन से जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। पार्ट 1, नॉलेज बाय एक्वेंटेंस। रसल कहते हैं हम जिन चीजों को एक्वेंटेंस से जानते हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस में डायरेक्टली प्रेजेंट होती हैं। उदाहरण, आपको अभी लाल रंग दिख रहा है, आपको अभी पंखे की आवाज सुनाई दे रही है, आपको अभी अपनी सोच का एहसास हो रहा है। ये सब चीजें एक्वेंटेंस में आती हैं। यहाँ कोई लॉजिकल रीजनिंग या डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं, आपका दिमाग सीधे अवेयर है। रसल इसको सेंस डेटा से जोड़ते हैं। हम कहते हैं कि हमें टेबल दिख रही है, लेकिन सच में हमें जो दिख रहा है वो है उसका रंग, शेप, हार्डनेस का अनुभव। यानी हम टेबल को डिस्क्रिप्शन से जानते हैं, लेकिन उसके रंग और आकार को एक्वेंटेंस से जानते हैं। एग्जाम्पल, द स्ट्रेंजर इन अ क्राउड। सोचिए, आप किसी भीड़ में खड़े हैं, आपको एक आदमी दिखता है
जिसका चेहरा आपने पहली बार देखा। उस पल आप उस चेहरे से एक्वेंटेंस में हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे ये कौन है, तो आप शायद कहेंगे मुझे नहीं पता, बस चेहरा याद है। यानी एक्वेंटेंस तो हुआ, लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं। पार्ट 2, नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। अब रसल दूसरी कैटेगरी पर आते हैं, नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। यह तब होता है जब हम किसी चीज को इनडायरेक्टली जानते हैं। एग्जाम्पल, आप कहते हैं इंडिया का प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपने शायद प्रेसिडेंट को कभी पर्सनल एक्वेंटेंस में नहीं देखा। फिर भी आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करता है, डिस्क्रिप्शन के आधार पर। रसल यहां लॉजिकल फॉर्म बताते हैं। हम डिस्क्रिप्शन से नॉलेज तभी हासिल करते हैं जब हमें कुछ एक्वेंटेंस नॉलेज ऑलरेडी हो। उदाहरण, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। हमने माउंट एवरेस्ट नहीं देखा, लेकिन हम पर्वत का एक्वेंटेंस रखते हैं, शेप, हाइट, लैंडस्केप के रूप में। इसीलिए हम एवरेस्ट को डिस्क्रिप्शन से जान पाते हैं। एग्जाम्पल, द ऑथर ऑफ वेवरली। रसल एक फेमस एग्जाम्पल देते हैं, द ऑथर ऑफ वेवरली, एक नॉवल। मान लीजिए कोई आपको कहे द ऑथर ऑफ वेवरली वाज सर वॉल्टर स्कॉट। अगर आपने सर वॉल्टर स्कॉट को कभी नहीं देखा तो आप एक्वेंटेंस नहीं रखते, लेकिन डिस्क्रिप्शन के आधार पर द ऑथर ऑफ वेवरली आप इनडायरेक्टली जान जाते हैं। यानी डिस्क्रिप्शन से हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नॉलेज क्लेम कर सकते हैं, भले हमें उसका सीधा अनुभव न हो। एक्वेंटेंस वर्सेस डिस्क्रिप्शन बैलेंस। रसल कहते हैं हमारी सारी साइंटिफिक नॉलेज मोस्टली डिस्क्रिप्शन पर आधारित है, जबकि हमारा डायरेक्ट परसेप्शन, रंग, आवाज, फीलिंग्स केवल एक्वेंटेंस देता है। एग्जाम्पल, जब आप कहते हैं द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे, तो ये डिस्क्रिप्शन है। आप डिस्टेंस डायरेक्टली परसीव नहीं कर सकते, आपने सिर्फ उसकी लाइट देखी है, दैट्स एक्वेंटेंस। लेकिन साइंटिफिक रीजनिंग से हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये फर्क? रसल बताते हैं कि ये डिस्टिंक्शन फिलॉसफी के लिए बहुत क्रूशल है, क्योंकि नॉलेज की रिलायबिलिटी डिपेंड करती है कि वो एक्वेंटेंस से आया है या डिस्क्रिप्शन से। एक्वेंटेंस रिलायबल है लेकिन लिमिटेड है, डिस्क्रिप्शन ब्रॉड है लेकिन अनसर्टेन है, क्योंकि हम दूसरों की टेस्टिमोनी और रीजनिंग पर डिपेंड करते हैं। अगर ये फर्क न किया जाए तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या सचमुच हमें दुनिया का नॉलेज है या सिर्फ सेकंड हैंड जानकारी है। एग्जाम्पल, द स्टार इन द स्काई। याद है शुरुआत में हमने तारे की बात की थी? उस तारे के बारे में आप उसकी लाइट का डायरेक्ट एक्वेंटेंस रखते हैं, लेकिन उसके बारे में नॉलेज वो 1 मिलियन साल पुराना है, उसमें हाइड्रोजन बर्निंग हो रही है, डिस्क्रिप्शन है। यानी तारे का असली ज्ञान डिस्क्रिप्शन से है, डायरेक्ट एक्वेंटेंस से नहीं। रसल का इंसाइट। रसल का कहना है कि अगर हम फिलॉसफी को लॉजिकली क्लियर बनाना चाहते हैं तो हमें हमेशा ये चेक करना होगा कि ये नॉलेज एक्वेंटेंस से है या डिस्क्रिप्शन से। उदाहरण, मुझे अभी दर्द हो रहा है, एक्वेंटेंस। मेरे दोस्त को शायद सिरदर्द है, डिस्क्रिप्शन। मॉडर्न इम्प्लीकेशन। अगर आप गौर करें तो आज की दुनिया में हमारा ज्यादातर नॉलेज डिस्क्रिप्शन बेस्ड है, इंटरनेट पर पढ़ी बातें, न्यूज रिपोर्ट्स, साइंस फैक्ट्स। लेकिन हमारा सबसे गहरा और अनडिनाएबल नॉलेज वही है जो एक्वेंटेंस में है, यानी जो हम खुद डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं। क्लोजिंग रिफ्लेक्शन। तो इस चैप्टर का सार यही है, नॉलेज बाय एक्वेंटेंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, रंग, ध्वनि, दर्द, थॉट्स। नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन, इनडायरेक्ट नॉलेज, साइंटिफिक फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फिगर्स, अनसीन ऑब्जेक्ट्स। रसल कहते हैं हमारी सर्टेनिटी एक्वेंटेंस में है और हमारी वास्टनेस डिस्क्रिप्शन में। यानी अगर एक्वेंटेंस हमारी नींव है तो डिस्क्रिप्शन हमारी इमारत। तो अगली बार जब आप कहें मैं जानता हूं, तो एक पल रुककर सोचिए, क्या यह नॉलेज मेरा सीधा अनुभव है या ये किसी डिस्क्रिप्शन पर टिका है? सोचिए, आप सुबह उठते हैं, सूरज उग चुका है, आप कैजुअली कहते हैं हाँ सूरज तो हर रोज उगता ही है, लेकिन जरा ठहरिए, आपने ये कैसे मान लिया कि कल भी सूरज जरूर उगेगा? क्या आपके पास कोई एब्सोल्यूट प्रूफ है? यहीं से रसल इंडक्शन की प्रॉब्लम उठाते हैं। द कोर क्वेश्चन इंडक्शन का मतलब है पास्ट एक्सपीरियंसेस से फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना। हम बार बार देखते हैं सूरज रोज उगता है, आग हमेशा जलाती है, पानी हमेशा गीला करता है, तो हम नेचुरली मान लेते हैं फ्यूचर भी वैसा ही होगा। लेकिन क्या ये असम्पशन लॉजिकली गारंटीड है? यही प्रॉब्लम शुरू होती है। पार्ट 1, हैबिट वर्सेस लॉजिक। रसल कहते हैं हम सब इंडक्शन पर डिपेंड करते हैं। अगर इंडक्शन पर भरोसा न करें
तो कोई भी नॉलेज पॉसिबल ही नहीं। एग्जाम्पल, आप दवा खाते हैं क्योंकि पास्ट में डॉक्टर्स और मेडिसिन ने लोगों को ठीक किया है। आप फ्लाइट में बैठते हैं क्योंकि पास्ट में प्लेन्स जनरली सुरक्षित उड़ान भरते आए हैं। लेकिन रसल पूछते हैं, क्या आपके पास कोई लॉजिकल प्रूफ है कि फ्यूचर भी पास्ट जैसा ही होगा? आंसर, नहीं। हम सिर्फ हैबिट के कारण मान लेते हैं। एग्जाम्पल, द चिकन एंड द फार्मर मान लीजिए। एक मुर्गी है, हर दिन किसान आता है और उसे खाना देता है। मुर्गी सोचती है, वाह, ये किसान मेरा कितना ख्याल रखता है, कल भी ये खाना देगा। लेकिन एक दिन किसान आता है और उसे काट देता है। मुर्गी का इंडक्शन फेल हो गया। पास्ट में जो हुआ फ्यूचर में वैसा नहीं हुआ। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि इंडक्शन सर्टेनिटी नहीं देता। पार्ट 2, द फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम। रसल बताते हैं, अगर हम रीजन से सोचें तो इंडक्शन का प्रूफ करना इम्पॉसिबल है। क्यों? मान लीजिए हम कहें इंडक्शन वैलिड है क्योंकि पास्ट में इंडक्शन काम करता आया है। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट भी इंडक्शन पर डिपेंड करता है, यानी इंडक्शन को प्रूव करने के लिए फिर से इंडक्शन का यूज करना अ लॉजिकल सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है। एग्जाम्पल, द सन राइजिंग। आप कहते हैं कल सूरज जरूर उगेगा क्योंकि हमेशा उगा है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। हो सकता है किसी कॉस्मिक इवेंट से अचानक ऐसा ना हो। हम मान लेते हैं लेकिन लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते। पार्ट 3, व्हाई वी स्टिल रिलाई ऑन इंडक्शन। रसल ये मानते हैं कि इंडक्शन की कोई लॉजिकल सर्टेनिटी नहीं है, फिर भी हम उस पर डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इंडक्शन न माने तो नॉलेज कोलैप्स हो जाएगा। एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास जाएं और वो कहे, देखिए, पास्ट में ये दवा काम करती रही है, लेकिन लॉजिकली कोई गारंटी नहीं कि आज भी करेगी। आप तुरंत डर जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हम जानते हैं कि इंडक्शन ही हमारी नॉलेज और साइंस का फाउंडेशन है। साइंस एंड इंडक्शन साइंस पूरी तरह इंडक्शन पर खड़ी है। लॉज ऑफ नेचर, ग्रेविटी, थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री सब ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के रिपीटेड पैटर्न्स पर बेस्ड हैं। लेकिन साइंस कभी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी का दावा नहीं करती। वो हमेशा कहती है, गिवन द पास्ट ऑब्जर्वेशंस वी एक्सपेक्ट फ्यूचर टू बी सिमिलर। यानी साइंस प्रोबेबिलिटी देती है, सर्टेनिटी नहीं। पार्ट 4, इंडक्शन एज अ पोस्टुलेट। रसल का बड़ा इंसाइट ये है कि इंडक्शन कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है। ये एक पोस्टुलेट है, एक वर्किंग असम्पशन। हम सिंपली मान लेते हैं कि फ्यूचर रिजेंबल्स द पास्ट। बिना इस असम्पशन के हम कोई भी रीजनिंग नहीं कर सकते। यानी इंडक्शन एक लॉजिक नहीं बल्कि नेसेसिटी है। हमारे सोचने का ढांचा ही इंडक्शन पर बना है। एग्जाम्पल, फायर बर्न्स। आप बार बार देखते हैं आग जलाती है, तो आप नेचुरली मानते हैं कि फ्यूचर में भी जलाएगी। अगर आप ये असम्पशन न करें तो आप आग को कभी अवॉइड नहीं करेंगे। यानी सर्वाइवल इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन इंडक्शन। पार्ट 5, द रोल ऑफ प्रोबेबिलिटी। रसल कहते हैं, इंडक्शन सर्टेनिटी नहीं देता लेकिन प्रोबेबिलिटी देता है। जितनी बार कोई इवेंट रिपीट होता है उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन सर्टेनिटी कभी नहीं मिलती। एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉइन 100 बार उछालें और हर बार हेड आए तो आप सोचेंगे कि शायद फ्यूचर में भी हेड आएगा, लेकिन लॉजिकली कोई प्रूफ नहीं कि 800 एवीएम बार भी हेड ही आएगा। यानी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है, सर्टेनिटी नहीं। मॉडर्न रेलेवेंस आज की एआई और मशीन लर्निंग भी इसी पर काम करती है। मशीन्स पैटर्न्स ऑब्जर्व करती हैं और फ्यूचर प्रिडिक्ट करती हैं, लेकिन प्रिडिक्शंस हमेशा प्रोबेबिलिटी हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं। यानी रसल की प्रॉब्लम आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। पार्ट 6, द फिलोसॉफिकल ह्यूमिलिटी। रसल इस चैप्टर में हमें एक तरह की ह्यूमिलिटी सिखाते हैं। हम भले साइंस और लॉजिक में बहुत आगे बढ़ें, लेकिन हमारे नॉलेज की फाउंडेशन इंडक्शन पर है, जो खुद लॉजिकली अनसर्टेन है। इसलिए रसल कहते हैं, फिलॉसफी हमें सर्टेनिटी नहीं लेकिन क्लैरिटी देती है। इंडक्शन का प्रॉब्लम हमें याद दिलाता है हमारे नॉलेज की सीमाएं हैं। क्लोजिंग रिफ्लेक्शन। तो इस चैप्टर का सार यही है, इंडक्शन शी पास्ट से फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन। लॉजिकल प्रूफ श्योर इम्पॉसिबल, सर्टेनिटी श्योर नहीं, प्रोबेबिलिटी श्योर हाँ, प्रैक्टिकल नेसेसिटी श्योर हाँ, क्योंकि इसके बिना कोई नॉलेज पॉसिबल नहीं। तो अगली बार जब आप कैजुअली कहें कल सूरज जरूर उगेगा, तो रसल की आवाज आपके कानों में गूंजेगी, क्या सचमुच तुम इसे लॉजिकली प्रूव कर सकते हो या बस हैबिट से मान रहे हो?
सोचिए आप सड़क पर चलते हुए एक पत्थर उठाते हैं और उसे ऊपर फेंकते हैं। कुछ ही सेकंड बाद वो वापस नीचे आ गिरता है। आप तुरंत सोचते हैं, हाँ, ग्रेविटी का लॉ काम कर रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, आपने कैसे मान लिया कि यह लॉ सिर्फ उस पत्थर पर ही नहीं बल्कि हर चीज पर हर वक्त लागू होता है? यही है जनरल प्रिंसिपल्स का सवाल। पार्ट 1, द नीड फॉर जनरल प्रिंसिपल्स। रसल कहते हैं, हम सिर्फ पर्टिकुलर फैक्ट से संतुष्ट नहीं हो सकते। हमें ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स चाहिए जो हर जगह और हर समय लागू हों। एग्जाम्पल, सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि ये पत्थर नीचे गिरा। हमें ये जनरल प्रिंसिपल चाहिए कि हर चीज ग्रेविटी से प्रभावित होती है। ये जनरल प्रिंसिपल्स ही हमारे नॉलेज को यूनिवर्सल बनाते हैं। पार्ट 2, टू सोर्सेज ऑफ नॉलेज। रसल डिस्टिंक्शन करते हैं, हमारा नॉलेज दो तरह का होता है, पर्टिकुलर फैक्ट्स जो हम सीधे एक्सपीरियंस करते हैं। एग्जाम्पल, आज बारिश हुई, ये नॉलेज लिमिटेड है, सिर्फ इसी मोमेंट तक। जनरल प्रिंसिपल्स जो हर जगह लागू होते हैं। एग्जाम्पल, पानी हमेशा गीला करता है, ये नॉलेज ब्रॉडर और ज्यादा फंडामेंटल है। साइंस और फिलॉसफी दोनों का असली एम यही है कि पर्टिकुलर फैक्ट से जनरल प्रिंसिपल्स तक पहुंचा जाए। पार्ट 3, हाउ डू वी नो जनरल प्रिंसिपल्स। अब बड़ा सवाल, हम ये जनरल प्रिंसिपल्स कैसे जानते हैं? रसल बताते हैं कि इसके दो रास्ते हैं, एक्सपीरियंस, एम्पिरिकल वे, इंडक्शन के जरिए। हम बार बार एक पैटर्न देखते हैं और उसे लॉ मान लेते हैं। एग्जाम्पल, सूरज रोज उगता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि सूरज हमेशा उगेगा। रीजन, ए प्रायोरी वे, प्योर थॉट से। कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिन्हें हम बिना एक्सपीरियंस के ही जान सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर ए छोड़ बी और बी छोड़ सी तो ए छोड़ सी। ये लॉजिक का प्रिंसिपल है जो हमेशा और हर जगह सच है। पार्ट 4, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स। रसल कहते हैं कि कुछ जनरल प्रिंसिपल्स इतने क्लियर होते हैं कि हमें उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें हम सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स कहते हैं। एग्जाम्पल, नथिंग कैन बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम। इफ समथिंग इज ग्रेटर देन अनदर एंड दैट अदर इज ग्रेटर देन अ थर्ड, देन द फर्स्ट इज ग्रेटर देन द थर्ड। ये प्रिंसिपल्स हमारे सोचने की स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। इन्हें हम सिर्फ माइंड की क्लैरिटी से जानते हैं, एक्सपीरियंस से नहीं। पार्ट 5, द रोल ऑफ लॉजिक। जनरल प्रिंसिपल्स का सबसे प्योर रूप है। लॉजिक हमें बताता है कि रीजनिंग के यूनिवर्सल लॉज क्या हैं। एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन। कोई भी बात एक ही समय में सच और झूठ दोनों नहीं हो सकती। प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, हर चीज वही है जो वो है। ए चीट ए। ये प्रिंसिपल्स हर जगह हर स्थिति में लागू होते हैं। पार्ट 6, जनरल प्रिंसिपल्स इन साइंस। साइंस भी जनरल प्रिंसिपल्स खोजती है, लेकिन फर्क ये है कि साइंस के प्रिंसिपल्स एक्सपीरियंस और इंडक्शन से निकले होते हैं। लॉजिक और मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स प्योर रीजन से आते हैं। एग्जाम्पल, साइंस प्रिंसिपल, एनर्जी इज कंजर्व्ड। एक्सपीरियंस बेस्ड। लॉजिक प्रिंसिपल, इफ ऑल men are mortal and Socrates is a man, then Socrates is mortal. रीजन बेस्ड। दोनों जनरल हैं लेकिन उनका आधार अलग है। पार्ट 7, द प्रॉब्लम ऑफ सर्टेनिटी। रसल कहते हैं, इंडक्शन से निकले जनरल प्रिंसिपल्स सर्टेनिटी नहीं देते, सिर्फ प्रोबेबिलिटी देते हैं। लेकिन रीजन से निकले प्रिंसिपल्स सर्टेनिटी देते हैं। यानी साइंस, कांट्स प्रोबेबिलिस्टिक जनरल प्रिंसिपल्स, लॉजिक मैथमेटिक्स, सर्टेन जनरल प्रिंसिपल्स। यही डिस्टिंक्शन फिलॉसफी को जरूरी बनाती है। एग्जाम्पल, जियोमेट्री। आपको याद होगा यूक्लिड्स जियोमेट्री। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल है और सर्टेनिटी रखता है। आप इसे बार बार प्रूव कर सकते हैं, हर जगह लागू कर सकते हैं। यानी मैथमेटिक्स हमें सर्टेनिटी वाले जनरल प्रिंसिपल्स देती है। पार्ट 8, व्हाई फिलॉसफी केयर्स। रसल मानते हैं कि फिलॉसफी का काम यही है, एक्सपीरियंस बेस्ड और रीजन बेस्ड जनरल प्रिंसिपल्स को अलग करना। फिलॉसफी पूछती है, कौन से जनरल प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं, कौन से सिर्फ हैबिट और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करते हैं, कौन से लॉजिक से आते हैं और सर्टेनिटी रखते हैं। यानी फिलॉसफी हमें नॉलेज की फाउंडेशन समझने में मदद करती है। पार्ट 9, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं। आप जानते हैं कि ब्रिक्स भारी होती हैं एक्सपीरियंस से। आप जानते हैं कि अगर 3 दीवारें सीधी खड़ी हों तो चौथी भी सीधी होनी चाहिए, लॉजिक से।
दोनों प्रिंसिपल्स जरूरी हैं, लेकिन उनकी रिलायबिलिटी अलग है। लॉजिक वाले प्रिंसिपल्स एब्सोल्यूट सर्टेनिटी देते हैं, एक्सपीरियंस वाले प्रिंसिपल्स प्रोबेबिलिटी देते हैं। पार्ट 10, रसल्स कंक्लूजन। रसल कहते हैं नॉलेज सिर्फ पर्टिकुलर फैक्ट्स तक सीमित नहीं है। जनरल प्रिंसिपल्स ही नॉलेज को स्ट्रांग और यूनिवर्सल बनाते हैं। इन प्रिंसिपल्स का सोर्स दो तरह का है, एक्सपीरियंस और रीजन। फिलॉसफी हमें क्लैरिटी देती है कि कौन सा प्रिंसिपल सर्टेनिटी रखता है और कौन सा सिर्फ प्रोबेबिलिटी। तो अगली बार जब आप कैजुअली कहें पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, तो रसल की याद रखिए, ये प्रिंसिपल आपकी हैबिट और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप कहें 2+2 हमेशा 4 होगा, तो ये सर्टेनिटी है, क्योंकि ये प्योर रीजन से आता है। यानी हमारे नॉलेज का बेस दो तरह का है, प्रोबेबिलिटी और सर्टेनिटी। और फिलॉसफी हमें सिखाती है कि इन दोनों को कैसे बैलेंस करना है। ये चैप्टर हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सिर्फ फैक्ट्स से नहीं, बल्कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स से दुनिया को जानते हैं। और यही जनरल प्रिंसिपल्स साइंस, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी का आधार हैं। सोचिए, आप एक बच्चे को जोड़ना सिखाते हैं, 2+2 4। वो बच्चा चौंकता नहीं, सवाल नहीं करता। उसके दिमाग में ये तुरंत सेटल हो जाता है, क्योंकि ये फैक्ट दुनिया के किसी एक्सपीरियंस पर डिपेंड नहीं करता। चाहे आप कहीं भी हों, किसी भी कल्चर में हों, 2+2.4 हमेशा और हर जगह सच है। यही है ए प्रायोरी नॉलेज। पार्ट 1, व्हाट इज ए प्रायोरी नॉलेज। रसल कहते हैं नॉलेज दो तरह का हो सकता है, ए पोस्टीरियोरी, एक्सपीरियंस बेस्ड, जो हम दुनिया को देखकर सीखते हैं। एग्जाम्पल, आसमान नीला है, ये नॉलेज हमारी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। अ प्रायोरी, बिफोर एक्सपीरियंस, जो हम प्योर रीजन से जानते हैं। एग्जाम्पल, अगर A डैश B और B डैश C, तो A डैश C। इसको जानने के लिए किसी को एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। अ प्रायोरी नॉलेज यूनिवर्सल और नेसेसरी होता है। पार्ट 2, द चैलेंज। अब बड़ा सवाल ये उठता है, ये कैसे पॉसिबल है? हम बिना किसी एक्सपीरियंस के नॉलेज कैसे पा सकते हैं? क्रिटिक्स कहते हैं नॉलेज तो दुनिया को देखकर ही आता है, तो फिर ये अ प्रायोरी नॉलेज कहां से आ गया? रसल का जवाब, हमारे रीजन की स्ट्रक्चर ही कुछ ट्रूथ्स को ऑटोमेटिकली रिवील कर देती है। पार्ट 3, एग्जाम्पल ऑफ लॉजिक। लॉजिक हमें सबसे क्लियर एग्जाम्पल देता है। मान लीजिए कोई कहे अगर सभी मनुष्य नश्वर हैं और सोक्रेटिस मनुष्य है, तो कंक्लूजन ऑटोमेटिकली निकलता है सोक्रेटिस नश्वर है। आपको इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, आपको सोक्रेटिस की मौत प्रूव करने की जरूरत नहीं। रीजन अपने आप ये नॉलेज रिवील कर देता है। पार्ट 4, डिफरेंस फ्रॉम एम्पिरिकल नॉलेज। अब सोचिए, अगर कोई कहे ये सेब मीठा है, ये फैक्ट तब तक सच है जब तक आप इसे टेस्ट नहीं कर लेते। ये नॉलेज अब पोस्टीरियोरी है। लेकिन अगर कोई कहे हर नंबर या तो इवन होगा या ऑड, इसको प्रूव करने के लिए आपको कभी गिनती करने की जरूरत नहीं। ये स्टेटमेंट हमेशा और हर जगह सच है, यानी ये है ए प्रायोरी नॉलेज। पार्ट 5, द रोल ऑफ डेफिनेशंस। रसल बताते हैं कि अ प्रायोरी नॉलेज अक्सर कंसेप्ट्स की डेफिनेशन से निकलता है। एग्जाम्पल, ट्रायंगल की डेफिनेशन है 3 भुजाओं वाला क्लोज्ड फिगर। इससे ऑटोमेटिकली निकलता है कि हर ट्रायंगल की 3 एंगल्स होंगी। आपको हर ट्रायंगल को मेजर करने की जरूरत नहीं, ये ट्रूथ डेफिनेशन से ही निकल आया। पार्ट 6, यूनिवर्सैलिटी एंड नेसेसिटी। रसल कहते हैं कि अ प्रायोरी नॉलेज की 2 खासियतें होती हैं। यूनिवर्सैलिटी, हर जगह लागू होगा। एग्जाम्पल, 2+2 और 4, चाहे आप धरती पर हों या चांद पर। नेसेसिटी, ऐसा होना ही चाहिए, इससे बचा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल, कोई भी चीज एक ही समय पर ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकती। ये सर्टेनिटी आपको एम्पिरिकल नॉलेज कभी नहीं देगा। पार्ट 7, व्हाई इज इट पॉसिबल। अब रसल असली सवाल पूछते हैं, आखिर ये अ प्रायोरी नॉलेज पॉसिबल कैसे है? उनका जवाब बड़ा सिंपल और प्रोफाउंड है। अ प्रायोरी ट्रूथ्स दुनिया की फैक्ट से नहीं, बल्कि हमारे रीजन और कॉन्सेप्ट्स के स्ट्रक्चर से निकलते हैं। ये ट्रूथ्स एनालिटिक होते हैं, यानी इनके डिनायल से ही कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाता है। एग्जाम्पल, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। अगर आप कहें एक बैचलर शादीशुदा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होगा, यानी ये ट्रूथ कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन से ही निकल रहा है। पार्ट 8, मैथमेटिक्स एज अ प्रायोरी। रसल मानते हैं कि मैथमेटिक्स पूरी तरह अ प्रायोरी नॉलेज का बेस्ट एग्जाम्पल है। 7 + 5 = 12। देयर इज नो लार्जेस्ट प्राइम नंबर।
ये ट्रूथ्स एक्सपीरियंस से नहीं आते, ये प्योर रीजनिंग से निकलते हैं और यूनिवर्सल होते हैं। पार्ट 9, ऑब्जेक्शन एंड क्लैरिफिकेशन। कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं, लेकिन क्या हम ये ट्रूथ्स इसलिए मानते हैं क्योंकि हमने इन्हें बार बार एक्सपीरियंस किया? रसल का जवाब नहीं। अगर ऐसा होता तो सर्टेनिटी पॉसिबल नहीं होती। इंडक्शन सिर्फ प्रोबेबिलिटी देता है, लेकिन मैथमेटिक्स और लॉजिक सर्टेनिटी देते हैं, इसलिए उनका सोर्स एक्सपीरियंस नहीं बल्कि रीजन है। पार्ट 10, व्हाई इट मैटर्स। रसल इस बात पर जोर देते हैं कि ए प्रायोरी नॉलेज हमारी सोच की फाउंडेशन है। इसके बिना हम लॉजिक, मैथमेटिक्स या फिलॉसफी को समझ ही नहीं सकते। ये हमें सर्टेनिटी देता है जो एम्पिरिकल साइंस कभी नहीं दे सकती। यानी दुनिया को समझने के लिए हमें दोनों सोर्सेस चाहिए, एक्सपीरियंस, प्रोबेबिलिटी, रीजन, सर्टेनिटी। 2+2 हमेशा 4 होगा। तो याद रखिए कि ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, ये आपके रीजन की ताकत है, एक ऐसा ट्रूथ जो पूरी यूनिवर्स में हर समय सच रहेगा। यही है ए प्रायोरी नॉलेज की ब्यूटी, नॉलेज जो दुनिया से पहले ही आपके माइंड की क्लैरिटी से मिल जाता है। रसल हमें इस चैप्टर में ये सिखाते हैं कि दुनिया के कुछ सबसे गहरे ट्रूथ्स हम आंखों से नहीं बल्कि रीजन की आंखों से देखते हैं, और यही कारण है कि प्रायोरी नॉलेज न सिर्फ पॉसिबल है बल्कि हमारी सोच का सबसे मजबूत आधार भी है। जरा सोचिए, आप एक बगीचे में बैठे हैं, आपके सामने एक गुलाब है, लाल, ताजा और खुशबूदार। अब सवाल उठता है, आप क्या देख रहे हैं? सिर्फ यह एक गुलाब, या फिर लालपन, रेडनेस, फूलपन, फ्लावरहुड, सौंदर्य, ब्यूटी जैसी क्वालिटीज भी? यानी क्या नॉलेज केवल पर्टिकुलर चीजों, दिस रोज दैट ट्री पर है, या हम कुछ यूनिवर्सल्स, रेडनेस, ब्यूटी, राउंडनेस को भी जानते हैं? यही है रसल का सेंट्रल सवाल। पार्ट 1, पर्टिकुलर्स वर्सेस यूनिवर्सल्स। रसल कहते हैं दुनिया 2 तरह की चीजों से बनी है, पर्टिकुलर्स जो खास ऑब्जेक्ट्स हैं, ये किताब, ये पेन, ये इंसान, इनका अस्तित्व किसी समय और जगह पर डिपेंड करता है। यूनिवर्सल्स, क्वालिटीज या रिलेशंस जो हर जगह लागू होती हैं, लालपन, गोलाई, बराबरी, बड़ा छोटा, ये टाइमलेस और स्पेसलेस होते हैं। जब हम कहते हैं ये गुलाब लाल है, तो हम एक पर्टिकुलर गुलाब और एक यूनिवर्सल लालपन को कनेक्ट कर रहे होते हैं। पार्ट 2, व्हाई यूनिवर्सल्स मैटर। रसल मानते हैं कि हमारी नॉलेज सिर्फ पर्टिकुलर से पूरी नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, अगर हम कहते हैं 2 सेब प्लस 2 सेब और 4 सेब, यहाँ SEBS तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन एडिशन और नंबर 2 यूनिवर्सल्स हैं। बिना यूनिवर्सल्स के कोई भी साइंटिफिक लॉ या जनरल ट्रूथ बन ही नहीं सकता। पार्ट 3, प्लेटोज शैडो। यहाँ रसल प्लेटो को याद करते हैं। प्लेटो ने कहा था कि हर क्वालिटी, हर फॉर्म का एक इटर्नल आइडियल वर्ल्ड है। फिजिकल दुनिया बदलती रहती है, लेकिन यूनिवर्सल्स जैसे जस्टिस, ब्यूटी, ट्रूथ हमेशा स्थायी रहते हैं। रसल प्लेटो की तरह मेटाफिजिकल सर्टेनिटी नहीं देते, लेकिन मानते हैं कि यूनिवर्सल्स का अस्तित्व अनडिनाइएबल है। पार्ट 4, एवरीडे एग्जाम्पल्स। जरा सोचिए, जब आप कहते हैं ये दीवार सफेद है, दीवार तो पर्टिकुलर है लेकिन सफेदी यूनिवर्सल है। जब आप कहते हैं ए बड़ा है बी से, ए और बी पर्टिकुलर हो सकते हैं, लेकिन बड़ापन, ग्रेटर देन रिलेशन, यूनिवर्सल है। इसलिए यूनिवर्सल्स के बिना भाषा ही पॉसिबल नहीं होती। पार्ट 5, वेयर डू यूनिवर्सल्स एग्जिस्ट। अब बड़ा सवाल, ये यूनिवर्सल्स एग्जिस्ट कहाँ करते हैं? रसल का जवाब साफ है, यूनिवर्सल्स दुनिया में वैसे ही होते हैं जैसे पर्टिकुलर्स। जब हम उन्हें सोचते हैं या परसीव करते हैं तो हम एक रियल चीज से जुड़ते हैं। यानी यूनिवर्सल्स इमेजिनेशन का इन्वेंशन नहीं है बल्कि रियलिटी का हिस्सा हैं। पार्ट 6, नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल्स। रसल डिस्टिंक्शन करते हैं 2 तरह के नॉलेज का, नॉलेज ऑफ थिंग्स, पर्टिकुलर्स, ये गुलाब, ये किताब, ये दोस्त। नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल्स, गुलाबीपन, किताबपन, दोस्तीपन। और हमारी साइंटिफिक नॉलेज ज्यादातर यूनिवर्सल्स पर आधारित होती है। फिजिक्स में हम कहें ऑल मेटल्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, यहां मेटल्स पार्टिकुलर्स हो सकते हैं लेकिन एक्सपेंशन और हीट यूनिवर्सल्स हैं। पार्ट 7, रिलेशंस एज यूनिवर्सल्स। रसल एक सटल पॉइंट भी लाते हैं, सिर्फ क्वालिटीज, लालपन, गोलाई ही नहीं बल्कि रिलेशंस, ग्रेटर देन, इक्वल टू, फादर ऑफ भी यूनिवर्सल्स हैं। अगर A B और B C तो A C, ये रिलेशन यूनिवर्सल है
किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। पार्ट 8 ऑब्जेक्शन, आर यूनिवर्सल्स जस्ट वर्ड्स? कुछ लोग कहते हैं यूनिवर्सल्स तो बस शब्द हैं, इनका इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं। रसल इसका विरोध करते हैं। अगर यूनिवर्सल्स सिर्फ वर्ड्स होते तो नॉलेज यूनिवर्सल नहीं हो सकता था, लेकिन क्लियरली हम जनरल ट्रूथ्स जानते हैं, मतलब यूनिवर्सल्स रियलिटी का हिस्सा हैं। पार्ट 9 द वर्ल्ड बियॉन्ड सेंसेस। रसल कहते हैं कि अगर आप केवल सेंसेस पर भरोसा करें तो आप सिर्फ पर्टिकुलर्स तक सीमित रहेंगे, लेकिन फिलॉसफी और साइंस हमें दिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज यूनिवर्सल्स से बना है। मैथमेटिक्स यूनिवर्सल्स पर टिकी है, लॉजिक यूनिवर्सल्स से चलता है, यहां तक कि मोरालिटी भी जस्टिस, गुडनेस जैसे यूनिवर्सल्स पर आधारित है। पार्ट 10 व्हाई यूनिवर्सल्स आर द की टू फिलॉसफी। रसल का निष्कर्ष है यूनिवर्सल्स वो पुल, ब्रिज हैं जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस को यूनिवर्सल ट्रूथ्स से जोड़ते हैं। बिना यूनिवर्सल्स कोई भी लॉ पॉसिबल नहीं, कोई भी जनरल ट्रूथ नहीं, कोई भी साइंटिफिक प्रिंसिपल मीनिंगफुल नहीं। इसलिए फिलॉसफी का असली काम है वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सल्स को समझना। तो अगली बार जब आप किसी फूल की ओर देखें, रुककर सोचिए कि आप सिर्फ उस फ्लावर को नहीं देख रहे, आप लालपन को देख रहे हैं, खुशबू को महसूस कर रहे हैं और सुंदरता को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये सब यूनिवर्सल्स हैं जो हर जगह हर समय मौजूद रहते हैं, यानी पर्टिकुलर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन यूनिवर्सल्स हमें उस डीपर रियलिटी की झलक देते हैं जहां नॉलेज टाइमलेस और यूनिवर्सल है। रसल यहां हमें सिखाते हैं कि हमारी दुनिया सिर्फ चीजों की दुनिया नहीं, बल्कि एक वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सल्स है जहां ट्रूथ, ब्यूटी, जस्टिस, रेडनेस, राउंडनेस जैसे इटर्नल प्रिंसिपल्स रहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बच्चे को पहली बार लाल रंग सिखा रहे हैं। आप उसे सेब दिखाते हैं, गुलाब दिखाते हैं, झंडे का लाल हिस्सा दिखाते हैं। कुछ ही देर बाद बच्चा खुद कह देता है ये लाल है। अब सोचिए उस बच्चे ने ये कैसे सीखा? उसने सिर्फ ऑब्जेक्ट्स, सेब, गुलाब, झंडा देखे, लेकिन समझ लिया कि इनमें एक कॉमन यूनिवर्सल क्वालिटी है, लालपन, रेडनेस। यहीं से रसल का सवाल शुरू होता है, हमारी नॉलेज सिर्फ पर्टिकुलर चीजों तक सीमित है या हम यूनिवर्सल्स को भी सीधे जानते हैं? पार्ट 1 द नीड फॉर यूनिवर्सल्स इन नॉलेज। रसल मानते हैं कि अगर नॉलेज सिर्फ पर्टिकुलर चीजों तक सीमित होती तो हम कभी भी जनरल ट्रूथ्स नहीं जान सकते। जब हम कहते हैं ऑल ट्रायंगल्स हैव 3 साइड्स, हम किसी एक ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे, बल्कि ट्रायंगलनेस, उसका यूनिवर्सल एसेंस। जब हम कहते हैं ऑनेस्टी इज गुड, ये किसी एक व्यक्ति की ऑनेस्टी पर नहीं, बल्कि ऑनेस्टी के यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसलिए यूनिवर्सल्स का नॉलेज हमारी रैशनैलिटी और साइंस की नींव है। पार्ट 2 टू वेज ऑफ नोइंग यूनिवर्सल्स। रसल डिस्टिंक्शन करते हैं, हम यूनिवर्सल्स को 2 तरीकों से जानते हैं, बाय एक्वेंटेंस, सीधा परिचय, जैसे जब हम किसी चीज को परसीव करते हैं। एग्जाम्पल, लाल गुलाब देखकर हम लालपन से सीधे परिचित होते हैं, यानी यूनिवर्सल्स का कुछ हिस्सा हमें सीधे अनुभव से मिलता है। बाय डिस्क्रिप्शन, वर्णन के जरिए, कभी कभी हम ऐसे यूनिवर्सल्स को जानते हैं जिन्हें हमने डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं किया। एग्जाम्पल, इन्फिनिटी या परफेक्ट सर्कल, हम इन्हें एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स में नहीं देखते, पर डिस्क्रिप्शन और रीजनिंग के जरिए समझते हैं। यानी यूनिवर्सल्स का नॉलेज आंशिक रूप से अनुभवजन्य, एम्पिरिकल, और आंशिक रूप से तर्क संगत, रैशनल है। पार्ट 3 सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सल्स। रसल फर्दर डिस्टिंक्शन करते हैं, सिंपल यूनिवर्सल्स जैसे रेडनेस, स्वीटनेस, हार्डनेस, इन्हें हम परसेप्शन में डायरेक्टली अनुभव करते हैं। कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सल्स जैसे बीइंग लार्जर देन, जस्टिस, कॉज एंड इफेक्ट, ये अक्सर डायरेक्ट नहीं दिखते, इन्हें हम सोच, रीजन से पकड़ते हैं। उदाहरण, 2 गेंदें देखिए, एक बड़ी, एक छोटी। आपने सिर्फ गेंदें नहीं देखी, आपने लार्जर देन रिलेशन को भी ग्रास्प किया। पार्ट 4 यूनिवर्सल्स इन लॉजिक एंड मैथमेटिक्स। रसल बताते हैं कि लॉजिक और मैथमेटिक्स लगभग पूरी तरह यूनिवर्सल्स के नॉलेज पर टिकी हैं। 2 + 2 = 4, ये किसी 2 खास ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं, बल्कि नंबर्स और एडिशन के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात है। ज्योमेट्री का कोई भी थ्योरम पर्टिकुलर ट्रायंगल्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ट्रायंगलनेस के यूनिवर्सल पर आधारित है। इसलिए मैथमेटिक्स और लॉजिक हमें प्यूरेस्ट यूनिवर्सल्स की दुनिया दिखाते हैं। पार्ट 5 ऑब्जेक्शन,
आर यूनिवर्सल्स जस्ट मेंटल कंस्ट्रक्शंस? कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं यूनिवर्सल्स दिमाग की इन्वेंशन है, हम इन्हें बाहर की दुनिया में नहीं देखते। रसल इसका जवाब देते हैं, अगर यूनिवर्सल्स सिर्फ मेंटल कंस्ट्रक्ट्स होते तो जनरल ट्रूथ्स का ऑब्जेक्टिविटी खो जाती। लेकिन क्लियरली ऑल मेन आर मॉर्टल ट्रू है, चाहे आप माने या ना माने। तो प्लाल्जुस टू सौर सही रहेगा, चाहे कोई यूनिवर्स में आदमी हो या ना हो। इसका मतलब यूनिवर्सल्स हमारे माइंड से इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट करते हैं। पार्ट 6, यूनिवर्सल्स एंड ए प्रायोरी नॉलेज। रसल यहां कांट की याद दिलाते हैं। कांट ने कहा था कि कुछ नॉलेज ए प्रायोरी होता है, यानी एक्सपीरियंस से पहले भी हम जानते हैं। रसल मानते हैं कि यूनिवर्सल्स ही वो जगह हैं जहां ए प्रायोरी नॉलेज का बेस है। लॉजिक और मैथमेटिक्स अ प्रायोरी पॉसिबल हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल्स की नॉलेज पर टिके हैं। मॉरल प्रिंसिपल्स भी इसी कारण जनरल और टाइमलेस दिखते हैं। पार्ट 7, यूनिवर्सल्स एंड लैंग्वेज। रसल एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लाते हैं, अगर यूनिवर्सल्स न होते तो लैंग्वेज पॉसिबल ही नहीं होती। जब हम कहते हैं सभी मनुष्य नश्वर हैं, तो मनुष्यपन, ह्यूमैनिटी और नश्वरता, मॉर्टैलिटी, यूनिवर्सल्स के बिना ये वाक्य मीनिंगलेस होता। लैंग्वेज जनरलिटी को पकड़ती है और जनरलिटी यूनिवर्सल्स पर आधारित है। पार्ट 8, द फिलोसॉफिकल इंपॉर्टेंस। तो अब बड़ा सवाल, हम यूनिवर्सल्स को क्यों जानना चाहते हैं? रसल का उत्तर, क्योंकि यही हमें साइंटिफिक लॉज, मॉरल ट्रूथ्स और रैशनैलिटी तक पहुंचाते हैं। बिना यूनिवर्सल्स नॉलेज सिर्फ यह पेड़ हरा है तक सीमित रह जाता, लेकिन यूनिवर्सल्स हमें सभी पेड़ प्रकाश संश्लेषण करते हैं जैसी यूनिवर्सल ट्रूथ तक ले जाते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ ऑब्जर्व करें, रुककर सोचिए कि आप सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे, आप उसके पीछे छिपे यूनिवर्सल एसेंस को भी पहचान रहे हैं। जब आप किताब देखते हैं, आप सिर्फ एक किताब नहीं देख रहे, बल्कि किताबपन को पहचान रहे हैं। जब आप इंसान देखते हैं, आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि मानवता को परसीव कर रहे हैं। रसल हमें याद दिलाते हैं कि हमारा असली ज्ञान पर्टिकुलर से नहीं, यूनिवर्सल से आता है, और यही यूनिवर्सल्स हमें जनरल ट्रूथ्स, साइंस, लॉजिक और फिलॉसफी तक ले जाते हैं। यूनिवर्सल्स वो इनविजिबल थ्रेड हैं जो दुनिया के सभी पर्टिकुलर अनुभवों को जोड़ते हैं और हमारी नॉलेज को यूनिवर्सल और टाइमलेस बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप आईने के सामने खड़े हैं, आप खुद को देखते हैं और अचानक एक गहरी रियलाइजेशन आती है, मैं अस्तित्व में हूं। क्या आपको इसके लिए कोई साइंटिफिक प्रूफ चाहिए, कोई गणितीय फॉर्मूला, कोई प्रयोग? नहीं, ये ज्ञान डायरेक्ट और इमीडिएट है। यही है इंट्यूटिव नॉलेज। पार्ट 1, द नेचर ऑफ इंट्यूटिव नॉलेज। रसल कहते हैं कि इंट्यूटिव नॉलेज वो है जो हमें सीधे और तुरंत मिलता है, बिना किसी लॉजिकल रीजनिंग या सेंसरी इन्फ्रेंस के। एग्जाम्पल्स, मैं सोच रहा हूं, मैं दर्द महसूस कर रहा हूं। दो अलग अलग रंग एक साथ नहीं हो सकते। ये सब बातें हमें किसी एक्सपेरिमेंट या आर्गुमेंट से नहीं, बल्कि सीधे दिमाग में क्लैरिटी के रूप में मिलती हैं। इसीलिए इसे इंट्यूटिव कहते हैं, डायरेक्ट ग्रास्प, बिना मीडिएशन के। पार्ट 2, कॉन्ट्रास्ट विद डेरिवेटिव नॉलेज। रसल डिस्टिंक्शन करते हैं डेरिवेटिव नॉलेज वर्सेस इंट्यूटिव नॉलेज। डेरिवेटिव नॉलेज रीजनिंग या परसेप्शन से आता है, जैसे बादल हैं तो शायद बारिश होगी। इंट्यूटिव नॉलेज सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, जैसे एक वस्तु एक ही समय पर दो जगह नहीं हो सकती। रसल मानते हैं कि डेरिवेटिव नॉलेज की रिलायबिलिटी इंट्यूटिव नॉलेज पर ही डिपेंड करती है। अगर हमारे पास कुछ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स न हो तो रीजनिंग की पूरी इमारत कोलैप्स हो जाती। पार्ट 3, एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्यूटिव नॉलेज। रसल कुछ की एग्जाम्पल्स देते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, मैं सोच रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं। ये इंट्रोस्पेक्शन से तुरंत मिले हुए ट्रूथ्स हैं। लॉजिकल प्रिंसिपल्स, इफ A turn B and B turn C, then A turn is C। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये तुरंत दिमाग में साफ है। मैथमेटिकल एक्सियम्स, 2 + 2 = 4। ये किसी गिनती से नहीं, बल्कि एक इंट्यूटिव सर्टेनिटी से आता है। रिलेशंस, जब आप दो चीजें देखते हैं, एक बड़ी एक छोटी, तो लार्जर देन रिलेशन इंस्टेंटली ग्रास्प हो जाता है। पार्ट 4, द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। रसल आर्ग्यू करते हैं कि इंट्यूटिव नॉलेज ही हमारी पूरी नॉलेज सिस्टम की नींव है। अगर हर नॉलेज प्रूफ पर डिपेंड करता तो हमें प्रूफ्स की इन्फिनिट चेन बनानी पड़ती। कहीं ना कहीं हमें ऐसे ट्रूथ्स मानने होंगे जो सेल्फ एविडेंट हों।
यही ट्रूथ्स इंट्यूटिव नॉलेज से आते हैं। मतलब इंट्यूटिव नॉलेज वह बेडरॉक है जिस पर रीजनिंग और साइंस खड़े हैं। पार्ट 5, ऑब्जेक्शंस एंड रसल्स डिफेंस। कुछ फिलोसोफर्स ने कहा, इंट्यूटिव नॉलेज पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ सब्जेक्टिव इल्यूजन है। रसल मानते हैं कि हाँ, हर सब्जेक्टिव इंट्यूशन रिलायबल नहीं, लेकिन कुछ इंट्यूशंस इतनी सेल्फ एविडेंट होती हैं कि उनका डिनायल ही कॉन्ट्रडिक्शन बन जाता है। जैसे कॉन्ट्रडिक्शन एक साथ ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकता, जो है वही है। ऐसे सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स को नकारना असंभव है। पार्ट 6, द रोल इन फिलॉसफी एंड साइंस। रसल कहते हैं कि फिलॉसफी और साइंस इंट्यूटिव नॉलेज के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। साइंस एक्सपेरिमेंट्स डेटा देते हैं, रीजनिंग उस डेटा को जोड़ती है, लेकिन रीजनिंग और एक्सपेरिमेंट्स दोनों की वैलिडिटी कुछ इंट्यूटिव प्रिंसिपल्स पर टिकी है। एग्जाम्पल, साइंस इस असम्पशन पर चलता है कि एक जैसे कारण एक जैसे परिणाम देंगे। ये भी एक तरह का इंट्यूटिव प्रिंसिपल है। तो अगली बार जब आप किसी जटिल रीजनिंग में उलझें, रुककर सोचिए, वो कौन सा पहला सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है जिस पर आपकी रीजनिंग खड़ी है। रसल हमें याद दिलाते हैं कि इंट्यूटिव नॉलेज वो इनविजिबल फाउंडेशन है जिस पर लॉजिक, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी खड़े हैं। बिना इंट्यूटिव नॉलेज के हम किसी भी जनरल ट्रूथ तक नहीं पहुंच सकते। इंट्यूटिव नॉलेज हमें वो सर्टेनिटी देता है जो रीजनिंग और एक्सपीरियंस अकेले नहीं दे सकते। यही हमारी रैशनैलिटी की गहरी जड़ है। सोचिए, आप अपने दोस्त से कहते हैं, आज बारिश हो रही है। अगर सच में बाहर बारिश हो रही है तो आपका कथन ट्रू है। अगर आसमान साफ है तो वही कथन फॉल्स है। सवाल यह है, किस चीज ने आपके वाक्य को ट्रू या फॉल्स बनाया? क्या ट्रूथ आपके माइंड में है या ट्रूथ बाहर की दुनिया में? पार्ट 1, ट्रूथ एज कॉरेस्पॉन्डेंस। रसल यहां एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया बताते हैं। ट्रूथ का मतलब है कॉरेस्पॉन्डेंस विथ रियलिटी। अगर आपका बिलीफ या स्टेटमेंट दुनिया की फैक्ट्स से मेल खाता है, वो ट्रू है। अगर मेल नहीं खाता, वो फॉल्स है। एग्जाम्पल, स्टेटमेंट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, रियलिटी से मेल खाता है, ट्रू। स्टेटमेंट, द सन राइजेज इन द वेस्ट, रियलिटी से कॉन्फ्लिक्ट करता है, फॉल्स। इसका मतलब ट्रूथ कोई सब्जेक्टिव चीज नहीं, बल्कि हमारे बिलीफ्स और दुनिया की फैक्ट्स के बीच का रिलेशन है। पार्ट 2, द रोल ऑफ बिलीफ एंड प्रोपोजिशंस। रसल डिस्टिंक्शन करते हैं, बिलीफ जो हम सोचते या मानते हैं, प्रोपोजिशन उस बिलीफ का कंटेंट यानी उसकी स्पेसिफिक बात। अब बिलीफ सिर्फ तभी मीनिंगफुल है जब उसे ट्रू या फॉल्स कहा जा सके, और वो तभी पॉसिबल है जब बिलीफ किसी फैक्ट के बारे में हो। बिलीफ अपने आप में ट्रूथ नहीं है। ट्रूथ या फॉल्सहुड डिपेंड करता है उस बिलीफ और दुनिया की स्थिति के बीच रिलेशन पर। पार्ट 3, फैक्ट्स एज द ग्राउंड ऑफ ट्रूथ। रसल के अनुसार सिर्फ बिलीफ्स और स्टेटमेंट से ट्रूथ डिसाइड नहीं होता। ट्रूथ और फॉल्सहुड के लिए फैक्ट्स जरूरी हैं। फैक्ट है, पेड़ पर हरे पत्ते हैं। बिलीफ है, पेड़ पर हरे पत्ते हैं। ये बिलीफ ट्रू है क्योंकि फैक्ट से मेल खाता है। अगर कोई कहे पेड़ पर नीले पत्ते हैं, ये बिलीफ फॉल्स है क्योंकि फैक्ट से मेल नहीं खाता। मतलब ट्रूथ का अल्टीमेट बेसिस है फैक्ट्स। पार्ट 4, व्हाई दिस मैटर्स इन फिलॉसफी। फिलोसोफर्स ने कई बार कहा कि ट्रूथ को डिफाइन करना आसान नहीं। कुछ कहते हैं ट्रूथ सिर्फ कोहेरेंस है, यानी अगर आपके बिलीफ्स एक दूसरे से लॉजिकली मैच करते हैं तो वो ट्रू हैं। लेकिन रसल आर्ग्यू करते हैं कि कोहेरेंस पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दो पूरी तरह अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स इंटरनली कंसिस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक ही वास्तव में रियलिटी से मेल खाता है। इसलिए अल्टीमेट टेस्ट है कॉरेस्पॉन्डेंस विथ रियलिटी, न कि सिर्फ लॉजिकल कोहेरेंस। पार्ट 5, द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉल्सहुड। रसल एक और सटल पॉइंट बताते हैं, अगर फॉल्सहुड न हो तो ट्रूथ का कॉन्सेप्ट भी मीनिंगलेस हो जाता। हम ट्रूथ को सिर्फ तब समझते हैं जब हम जानते हैं कि कुछ बिलीफ्स फॉल्स भी हो सकते हैं। फॉल्सहुड हमें यह याद दिलाता है कि हमारे बिलीफ्स ऑटोमेटिक ट्रूथ्स नहीं हैं, बल्कि उन्हें लगातार रियलिटी से चेक करना पड़ता है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे सच क्या है, तो रसल का जवाब होगा, ट्रूथ कोई रहस्यमयी चीज नहीं। ट्रूथ सिंपली वो है जहां हमारे बिलीफ्स और दुनिया की फैक्ट्स एक दूसरे से मेल खाते हैं, और फॉल्सहुड वही है जहां ये मेल नहीं खाते। ट्रूथ और फॉल्सहुड हमारे मन की क्रिएशंस नहीं, बल्कि हमारे बिलीफ्स और एक्सटर्नल रियलिटी के बीच कॉरेस्पॉन्डेंस हैं।
सोचिए, आप कॉन्फिडेंटली कहते हैं कल सूरज उगेगा। आपको यकीन है क्योंकि हर दिन सूरज उगता है। लेकिन स्ट्रिक्टली बोलें, क्या यह नॉलेज है या सिर्फ एक प्रोबेबल ओपिनियन है? रसल हमें बताते हैं कि ज्ञान, नॉलेज और ओपिनियन, मत के बीच की दूरी और गलती, एरर की संभावना, यही फिलॉसफी की सबसे ट्रिकी टेरिटरी है। पार्ट 1, द नेचर ऑफ नॉलेज। रसल कहते हैं नॉलेज मतलब एक बिलीफ हो, वो बिलीफ ट्रू हो और उस ट्रूथ का कोई रीजनेबल ग्राउंड या जस्टिफिकेशन हो। यानी सिर्फ मान लेना नॉलेज नहीं है। बिलीफ तब नॉलेज बनता है जब वो फैक्ट्स से सपोर्टेड हो। एग्जाम्पल, बिलीफ, धरती गोल है। ये नॉलेज है क्योंकि इसका साइंटिफिक प्रूफ है। पार्ट 2, द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंसान फैलिबल है। हम गलतियां करते हैं। कभी कभी हमारे बिलीफ्स बहुत स्ट्रांग लगते हैं लेकिन बाद में फॉल्स साबित होते हैं। एग्जाम्पल, मिडिल एजेस में लोग मानते थे कि धरती फ्लैट है। वो बिलीफ कंसिस्टेंट था पर फिर भी फॉल्स था। इसका मतलब नॉलेज में हमेशा एरर का रिस्क मौजूद है। पार्ट 3, प्रोबेबल ओपिनियन। अब आता है रसल का तीसरा कंसेप्ट, प्रोबेबल ओपिनियन। ये वो बिलीफ्स हैं जो पूरी सर्टेनिटी तो नहीं देते लेकिन फिर भी रीजनेबल ग्राउंड्स पर आधारित होते हैं। एग्जाम्पल, बिलीफ, कल सूरज उगेगा। ये एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है क्योंकि लॉजिकली यूनिवर्स किसी भी पल बदल सकता है। लेकिन ये एक प्रोबेबल ओपिनियन है क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज और पास्ट एक्सपीरियंस हमें बहुत स्ट्रांग रीजन देते हैं मानने के लिए। प्रोबेबल ओपिनियन सर्टेनिटी और इग्नोरेंस के बीच का क्षेत्र है। पार्ट 4, व्हाई प्रोबेबल ओपिनियन मैटर्स। रसल कहते हैं कि हमारी प्रैक्टिकल जिंदगी में प्रोबेबल ओपिनियन ही असली ड्राइविंग फोर्स है। जब हम डिसीजंस लेते हैं, जब हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, जब हम दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं, तो हम रेयरली प्योर नॉलेज पर डिपेंड करते हैं। अधिकतर हम प्रोबेबिलिटीज के आधार पर डिसीजंस लेते हैं। मतलब फिलॉसफी हमें सिखाती है कि मानव जीवन सर्टेनिटी से नहीं, प्रोबेबिलिटीज से चलता है। पार्ट 5, बैलेंसिंग नॉलेज, एरर एंड प्रोबेबिलिटी। रसल हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच सुझाते हैं। नॉलेज को रिकॉग्नाइज करो जहां फैक्ट्स क्लियर हों। एरर की पॉसिबिलिटी को स्वीकार करो ताकि हम डॉगमेटिक न बने। प्रोबेबल ओपिनियंस पर भरोसा करो ताकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ सके। ये तीनों लेयर्स मिलकर ही हमारा इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो अगर आप कभी सोचें, क्या मुझे सच में पता है या मैं सिर्फ मान रहा हूं? रसल का जवाब होगा, नॉलेज तब है जब बिलीफ प्लस ट्रूथ प्लस जस्टिफिकेशन एक साथ हों। एरर तब है जब बिलीफ ट्रूथ से मेल न खाए। और प्रोबेबल ओपिनियन वो ब्रिज है जो सर्टेनिटी और डाउट के बीच हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हमेशा एब्सोल्यूट सर्टेनिटी की तलाश न करो। कभी कभी जिंदगी प्रोबेबिलिटीज के सहारे ही चलती है और यही हमें ज्यादा हम्बल और ज्यादा रैशनल बनाता है। सोचिए, आप आसमान की ओर देखते हैं, तारे चमक रहे हैं। आप सोचते हो, ये दुनिया क्यों है? इसका अर्थ क्या है? हम यहां क्यों हैं? फिलॉसफी यही सवाल पूछती है, लेकिन रसल हमें बताते हैं इन सवालों के जवाब फिलॉसफी पूरी सर्टेनिटी के साथ नहीं दे सकती। पार्ट 1, द रीच ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी का सबसे बड़ा काम है क्वेश्चंस पूछना और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। यह हमें दिखाती है कि हमारे बिलीफ्स कहां से आते हैं, उनकी लॉजिकल स्ट्रेंथ कितनी है और उनमें एरर की संभावना कहां है। यानी फिलॉसफी हमें सोचने का सही तरीका देती है, लेकिन सारे जवाब नहीं। पार्ट 2, सर्टेनिटी की सीमा। रसल कहते हैं कि फिलॉसफी बहुत रेयरली एब्सोल्यूट सर्टेनिटी देती है। उदाहरण के लिए, मैथ और लॉजिक में हमें सर्टेनिटी मिलती है, लेकिन जब बात वर्ल्ड की होती है, मैटर, माइंड, गॉड, यूनिवर्स, तो सर्टेनिटी गायब हो जाती है। यहां फिलॉसफी केवल हमें प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज तक पहुंचा सकती है। पार्ट 3, द वैल्यू ऑफ फिलॉसफी डिस्पाइट इट्स लिमिट्स। अब सवाल आता है, अगर फिलॉसफी सर्टेनिटी नहीं देती तो इसका फायदा क्या है? रसल जवाब देते हैं, फिलॉसफी हमारी मेंटल होराइजन को एक्सपैंड करती है। यह हमें डॉगमेटिज्म, कट्टर विश्वास से बचाती है। यह सिखाती है कि ट्रूथ कहीं बड़ा है और हमारी सोच से कहीं गहरा है। फिलॉसफी हमें ह्यूमिलिटी, विनम्रता देती है कि हम सब कुछ नहीं जानते और शायद कभी नहीं जान पाएंगे। पार्ट 4, नॉलेज और मिस्ट्री का बैलेंस।
रसल कहते हैं कि मानव मन को दो चीजों की जरूरत है। नॉलेज, ताकि हम दुनिया को समझ सकें, मिस्ट्री, ताकि हम वंडर और क्यूरियोसिटी बनाए रखें। फिलॉसफी दोनों को बैलेंस करती है। ये हमें बताती है कि हम कितना जानते हैं और कितना अब भी अज्ञात है। यही बैलेंस हमें ज्यादा मैच्योर और इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट बनाता है। पार्ट 5, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। फिलॉसफी की लिमिट्स को समझने का प्रैक्टिकल असर भी है। यह हमें साइंस और एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस समझाती है। यह हमें सर्टेनिटी की बजाय ओपन माइंडेडनेस सिखाती है, और यह हमें बताती है कि हर बिलीफ पर सवाल करना हेल्थी है। यानी फिलॉसफी हमें रिजिड नहीं बनाती, बल्कि फ्लेक्सिबल और थॉटफुल बनाती है। तो रसल का क्लियर मैसेज है, फिलॉसफी आंसर्स नहीं, बेटर क्वेश्चंस देती है। ये सर्टेनिटी नहीं, क्लैरिटी देती है। यह हमें सिखाती है कि ट्रूथ इन्फिनिट है और हमारा ज्ञान लिमिटेड। फिलॉसफी की लिमिट्स वीकनेस नहीं है, बल्कि ये रिमाइंडर है कि नॉलेज की जर्नी एंडलेस है, और इसी जर्नी में असली इंटेलेक्चुअल फ्रीडम छुपी हुई है। सोचिए, आप एक प्रैक्टिकल आदमी हैं। आप पूछते हैं, फिलॉसफी पढ़कर मुझे क्या मिलेगा? न खाना मिलेगा, न पैसा मिलेगा, न नौकरी। तो फिर इसका फायदा क्या है? रसल मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं, फिलॉसफी का असली मूल्य प्रैक्टिकल यूटिलिटी में नहीं, बल्कि ह्यूमन स्पिरिट को एक्सपैंड करने में है। पार्ट 1, फिलॉसफी एंड प्रैक्टिकल लाइफ। रसल मानते हैं कि बहुत से लोग फिलॉसफी से बचते हैं क्योंकि यह तुरंत प्रैक्टिकल रिजल्ट्स नहीं देती। डॉक्टर बीमारी ठीक करता है, इंजीनियर पुल बनाता है, बिजनेसमैन प्रॉफिट लाता है, लेकिन फिलॉसफर, वो केवल सवाल पूछता है, जवाब अधूरे देता है। तो कई लोग सोचते हैं कि फिलॉसफी यूजलेस है, लेकिन सच ये है कि फिलॉसफी का काम सीधे प्रैक्टिकल फायदा देना नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग और आत्मा को आजाद करना है। पार्ट 2, लिबरेशन फ्रॉम प्रेजुडिसेस। रसल कहते हैं कि फिलॉसफी का पहला फायदा है हमें प्रेजुडिसेस, पूर्वाग्रहों से मुक्त करना। जब हम दुनिया को बिना फिलॉसफी के देखते हैं तो हम इनहेरिटेड बिलीफ्स, ट्रेडिशन और डॉगमास के कैदी बन जाते हैं। हम सोचते भी नहीं कि जो मान रहे हैं वो सही है या नहीं। फिलॉसफी हमें सवाल पूछना सिखाती है, क्या ये सच है? क्या इसके पीछे रीजन है? क्या इसे किसी और तरह भी देखा जा सकता है? यही सवाल हमें सोच की जंजीरों से आजाद करते हैं। पार्ट 3, द सेंस ऑफ वंडर फिलॉसफी हमें वंडर का एहसास कराती है। रसल कहते हैं, जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं तो हम रोजमर्रा की चीजों को नए नजरिए से देखना सीखते हैं। एग्जाम्पल, क्या मैं दुनिया को वैसे ही देख रहा हूं जैसे वो है? समय और स्थान की असली प्रकृति क्या है? क्या मन और शरीर अलग हैं या एक? ऐसे सवाल प्रैक्टिकल जवाब नहीं देते, लेकिन हमारी इमेजिनेशन को इन्फिनिट डायरेक्शंस में फैला देते हैं। पार्ट 4, द एनलार्जमेंट ऑफ द सेल्फ। रसल कहते हैं, फिलॉसफी का सबसे बड़ा मूल्य है सेल्फ एनलार्जमेंट। जब हम फिलॉसफी में एंगेज होते हैं तो हम केवल अपनी छोटी सी दुनिया में नहीं जीते, हमारा दिमाग यूनिवर्स के साथ जुड़ जाता है। हम समझते हैं कि ट्रूथ इन्फिनिट है और हमारा ज्ञान सीमित। इससे हमें ह्यूमिलिटी मिलती है, ओपननेस मिलती है। हमारा सेल्फ बड़ा होता है, नैरो नहीं रहता। पार्ट 5, द यूनिटी ऑफ माइंड एंड यूनिवर्स फिलॉसफी हमें यह एहसास दिलाती है कि हम केवल आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स नहीं हैं, बल्कि यूनिवर्स के साथ गहराई से जुड़े हैं। जब हम अल्टीमेट क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम अपने और कॉस्मोस के बीच एक कनेक्शन महसूस करते हैं। रसल कहते हैं, यही कनेक्शन फिलॉसफी की सबसे बड़ी गिफ्ट है। यह हमें मटेरियलिज्म की सीमाओं से बाहर ले जाती है और हमें दिखाती है कि मानव आत्मा की डिग्निटी उसकी सोच और इमेजिनेशन में है। तो रसल का अंतिम संदेश है, फिलॉसफी का प्रैक्टिकल उपयोग भले ही सीमित हो, लेकिन इसका स्पिरिचुअल वैल्यू इन्फिनिट है। यह हमें प्रेजुडिस से मुक्त करती है, वंडर जगाती है और हमारे सेल्फ को यूनिवर्स से जोड़ती है। फिलॉसफी की असली वैल्यू आंसर्स में नहीं, बल्कि जर्नी में है। यह हमें सिखाती है कि दुनिया को नए नजरिए से देखना ही मानवता की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इस तरह रसल अपनी किताब द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी को खत्म करते हैं। यह किताब हमें सर्टेनिटी से ज्यादा ह्यूमिलिटी और रेडीमेड आंसर से ज्यादा सवाल पूछने की ताकत देती है। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी यात्रा से लौट रहे हैं। रास्ते में आपने पहाड़ देखे, नदियां देखीं, अंधेरी घाटियां देखीं और अनगिनत सवालों के मोड़ पार किए। शायद हर सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन हर मोड़ ने आपकी नजर को थोड़ा और गहरा कर दिया। यही अनुभव है द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी का, फिलॉसफीज गिफ्ट। रसल ने हमें सिखाया कि जो चीजें सामान्य लगती हैं
वो असल में सवालों से भरी हैं। मैटर, माइंड, ट्रूथ, नॉलेज, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड के दरवाजे हैं। हर निश्चितता के पीछे एक गहरी अनिश्चितता छिपी है। फिलॉसफी आंसर से ज्यादा हमें सोचने की आजादी देती है। ये हमारे अहंकार को तोड़कर हमारे इमेजिनेशन को लिमिटलेस बना देती है। बियॉन्ड यूटिलिटी। रसल याद दिलाते हैं कि फिलॉसफी का मूल्य उसके प्रैक्टिकल उपयोग में नहीं है। फिलॉसफी हमें बड़ा इंसान बनाती है, सोचने में, देखने में, महसूस करने में। ये हमें अपने छोटे से सेल्फ से बाहर निकालकर पूरे यूनिवर्स के साथ जोड़ देती है। तो अब जब यह किताब बंद होती है, रसल की आवाज मानो हमसे कहती है, सवाल पूछते रहो। सवाल ही तुम्हें नैरो माइंडेडनेस से बचाएंगे, सवाल ही तुम्हें वंडर की ओर ले जाएंगे, और यही सवाल तुम्हें दुनिया और खुद से गहराई से जोड़ेंगे। फिलॉसफी हमें सर्टेनिटी नहीं देती, लेकिन यह हमें एक और भी बड़ी चीज देती है, द करेज टू लिव विद क्वेश्चंस। यह थी द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी, बर्ट्रैंड रसल की कालजयी रचना, जहां हर अध्याय ने हमें हमारी ही सोच से मिलवाया। शायद आपने महसूस किया हो कि यह किताब आपको जवाबों से ज्यादा सवालों से भर गई है, और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है।